चलिए, परफेक्शन आईएएस के सेट नंबर 6 में आपका स्वागत है। मुख्य रूप से इसमें आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है लघु उद्योग अधिक पूंजी सघन होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है औद्योगिक नीति संकल्प 1977 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर बना। तो बताना है इनमें से कौन से कथन जो है आपके सही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों गलत है, कथन एक सही है और कथन दो गलत है, कथन एक गलत है और कथन दो सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। वो ठीक है, गलत दोनों है। गलत है। क्या है? बिल्कुल क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है। रीजन क्या है? तो छोटे पैमाने के उद्योग आमतौर पे अधिक श्रम प्रधान होते हैं। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। वह योजना जिसने समाज के समाजवादी पैटर्न के लिए आधार बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये आपका 1977 में नहीं होगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? 1956 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1956 में हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय उन्नीस पंचवर्षीय सौ योजना का छप्पन में। समयकाल कब से? बिल्कुल, समयकाल कब से कब तक रहा है? 1956 से लेकर 1961 तक का आपका समयकाल रहता है। ठीक है, लघु उद्योग अधिक पूंजी सघन होते नहीं, इसके जगह पर छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं आमतौर पर अत्यधिक मतलब क्या होते हैं? श्रम प्रधान होते हैं। ठीक है, जबकि पूंजी सघन नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं है? ठीक है, विकास योजना नहीं है, सांकेतिक योजना नहीं है, लोकतांत्रिक योजना नहीं है, या फिर केंद्रीयकृत योजना नहीं है। बताइए कौन सा सही है? ठीक है, विकास योजना केंद्रीयकृत। होगा या फिर मतलब सांकेतिक योजना। विशेषता सही नहीं है, सांकेतिक योजना नहीं होगा इसमें, या फिर विकास योजना नहीं होगा, या फिर बात करेंगे लोकतांत्रिक योजना नहीं होगा, या फिर केंद्रीयकृत योजना नहीं होगा। कौन सा इसमें से सही नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में आपको ये रखना है केंद्रीयकृत निम्नलिखित में से योजना कौन नहीं सी? होगा। बिल्कुल, भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं थी। केंद्रीयकृत योजना जो है भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना। बाकी विकास योजना, लोकतांत्रिक योजना और सांकेतिक योजना तीनों के तीनों मतलब जो है ये मतलब क्या है? योजना जो है क्या है? मतलब भारतीय भारतीय नियोजन की विशेषता है। आपको पता होना चाहिए ये केंद्रीयकृत योजना इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आपका पता होना चाहिए भारत जो है से 28 राज्यों, ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मतलब विभक्त है, इसलिए केंद्रीयकृत योजना नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विकास परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी संदर्भित करता है। तो क्या चीज को संदर्भित करता है? तो विकास परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी क्या चीज को संदर्भित करता है? बताइए, आर्थिक सामाजिक विकास को, सामाजिक विकास को, ठीक है, सहभागी विकास को, या फिर सतत विकास को? बहुत सुंदर, तो क्या होगा इसका आंसर? सहभागी सहभागी बिल्कुल विकास। सहभागी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सहभागी विकास को क्या करता है? संदर्भित करता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। तो विकास परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? तो सहभागी विकास संदर्भित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत ने, ठीक है, डब्ल्यूएचओ के साथ समझौते के तहत तृतीय विश्व के कई देशों को मुफ्त कोविड-19 टीके वितरित किए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यय है? ठीक है, राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है, या फिर दोनों व्यय है, या फिर दोनों में से कोई भी व्यय नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजस्व तो व्यय है। भारत ने डब्ल्यूएचओ के साथ समझौते के तहत तृतीय विश्व के, ठीक है, कई देशों का मुफ्त में कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 मतलब यहाँ पे टीके वितरित किए। आपको पता ना, कोविड मैत्री नाम की एक पहल शुरू की गई थी जिसमें हम लोग थर्ड वर्ल्ड के बहुत सारे देशों को, जो कि गरीब देश थे उनको हम, या फिर मतलब विकासशील देश थे उनको हमने टीका दिया। और एक मतलब मुख्य रूप से हम लोगों ने एक मतलब अग्र 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 अग्रज का भूमिका मतलब हम लोगों ने निभाए थे। तो ये मतलब राजस्व का मतलब क्या था? एग्जाम्पल था। ठीक है, आगे चलेंगे तो देखते हैं, एक प्रश्न और भी हमारे सामने आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बजट घाटा राजकोषीय घाटे के बराबर है। बजट घाटा की बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा का क्या हो जाएगा? बराबर करने की बात कही गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा बात करेंगे, बजट घाटा राजकोषीय घाटा के बराबर है यदि ब्याज भुगतान मतलब क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, शून्य प्राथमिक घाटा एक राजकोषीय अनुशासन का, ठीक है, क्या करती है? तो प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी आवश्यकता के बराबर होता है। तो बताइए इनमें से मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, उसके बारे में हमें बात करनी है। कथन 1, 2, 3 सही है, कथन केवल 1 और 3 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 2 और 3 सही है। बताइए कौन सा कथन आपको सही लग अभी रहा सही है, है। बताइए जरा हमें। अभी सही है बिल्कुल, सर। बात करेंगे तो सारा इसका सही हो, पांच का एक दो स्टेटमेंट क्या हो तीन। जाएगा? 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ठीक है, ध्यान में रखें क्या है? 1, 2, 3 स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है,
गलत है, सॉरी। अच्छा, तीनों गलत है। बिल्कुल तीनों गलत गलत है, ठीक है, ये तीनों सही नहीं है, गलत है। तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके गलत है, हाँ। ठीक है। बजट घाटा राजकोषीय घाटा के बराबर है यदि ब्याज भुगतान शून्य है, ठीक है। शून्य प्राथमिक घाटा एक राजकोषीय अनुशासन का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ में राजकोषीय घाटा सरकार की उधारी आवश्यकता के बराबर है, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके गलत है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें क्या है, सही नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे दिया बजट घाटा राजकोषीय घाटा का बराबर है यदि ब्याज भुगतान शून्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से ब्याज भुगतान घटाकर प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से कम ब्याज भुगतान के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे मतलब ब्याज भुगतान मतलब शून्य दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है आपको गलत है, ठीक है। इसका पीडीएफ है, इसको सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, अति अति मुद्रास्फीति की स्थिति में सरकार को अपनाना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, ब्याज में तरल ब्याज में तरल के प्रभाव पे नियंत्रण रखना चाहिए, ब्याज दरों में वृद्धि और बांड की कीमतों में कमी करनी चाहिए, या फिर कर की सर दर को बढ़ा बाजार देना है। चाहिए, ठीक है। क्या करनी तो चाहिए, ठीक है, इसमें डी हो बताइए जाएगा क्या सर। करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बी इसमें डी लिया हो है, ठीक जाएगा, है। 2 और 3। बी आंसर लिया तो है, एक सारे दो सही तीन हैं। तीनों सही है, बिल्कुल। बाजार में तरल नकदी के प्रभाव पर नियंत्रण करना चाहिए, मतलब कैश फ्लो जो बाजार में जो है ना, उसको मतलब क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। ब्याज दरों में वृद्धि करना चाहिए और बांड की कीमतों में कमी करनी चाहिए, ठीक है। ब्याज दर जो है, इंटरेस्ट रेट जो है, उसको बढ़ा देना चाहिए और कर की दर को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो दो तो आपको पता ही है, 2 और 3 तो सही ही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, पता होगा। मतलब टैक्स वगैरह बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। हाँ, जब ऐसे कंडीशन इन्फ्लेशन में आता है तो। बिल्कुल हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये सरकार के हाँ। द्वारा ठीक है अपनाई गई मतलब कार्य प्रणाली और है, और इसमें तो इन्फ्लेशन को हाँ, कंट्रोल और करने इसमें का दे रहा है कि हाइपर इन्फ्लेशन है। तो बिल्कुल ये तब तो हाइपर और ये इन्फ्लेशन करना है, ठीक पड़ेगा। है, ध्यान में रखें, बिल्कुल ठीक है। हम्म। और ये कार्य किसका होता है, तो ये कार्य हमारे तरफ से, ठीक है, कौन करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई का इंडिया होता है का ये सर। कार्य होता है, बिल्कुल आरबीआई, बिल्कुल। आर्थिक नियोजन किस सूची के विषय, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए किस सूची के विषय आर्थिक नियोजन, बता दीजिए हमें जरा, टफ समवर्ती क्वेश्चन है ये। सूची, समवर्ती बिल्कुल सूची। आर्थिक समवर्ती नियोजन की सूची। बात करेंगे तो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय, तो समवर्ती सूची का विषय, ठीक, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और बात करेंगे समवर्ती सूची के भारतीय संविधान के किस सूची में, तो 7वीं अनुसूची में आपको समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, स्थिरीकरण के उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय किस नीति के दो समूह है, ठीक है। स्थिरीकरण के उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय किस नीति के दो समूह हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसको बोलते हैं नई आर्थिक नीति, क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति बोलते हैं। स्थिरीकरण के उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय किस नीति के दो समूह हैं, तो नई आर्थिक नीति, जिसको क्या बोलते हैं, नेप बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो नई आर्थिक नीति हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, तो आगे का भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देख लेते हैं। जैसे कि आगे प्रश्न देख रहे हैं, 9 नंबर प्रश्न, ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न, देखिए जरा इसको। निम्नलिखित में से कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। 1 मिनट, अरे फोन आ रहा है, तो देखता हूं बाद में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम अंशदान द्वारा छोटे अनुपात में, ठीक है, मित मित अभियता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई है, ठीक है। दूसरा, एकत्रित धन से उचित ब्याज दर पर छोटी हेतु जरूरतमंद सदस्यों को क्रेडिट दिया जाता है। तीसरा क्या है, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण लोगों का एक, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक संगठन है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट को देखना है, बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। बताना है आपको, 1 3 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। डी है क्या सर, नौ इसका नंबर डी, में तीनों सही लग रहा है बिल्कुल सर। डी सही है, ठीक है, इसका 1 2 3 सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम अंशदान द्वारा छोटे अनुपात में मित अभियता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई, ये भी सही है। एकत्रित धन से उचित ब्याज दर पे छोटी किस्तों में चुकाने योग्य राशि हेतु जरूरतमंद सदस्यों को क्रेडिट दिया जाता है, ये भी सही है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण लोगों का एक बिल्डिंग ब्लॉक संगठन है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या आपका सही है। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न आता है, इसको मिलाना है, ठीक है। लोग जो हमेशा गरीब होते हैं उनको कौन सा गरीबी बोलते हैं, ठीक है। बात करेंगे, उनको बोला जाता है, ठीक है, लोग जो हमेशा गरीब होते हैं, इसका आंसर लिया है, ए लिया है, मतलब ए का मतलब क्या हो जाएगा 3। मतलब लोग जो हमेशा जो गरीब होते हैं उनको कौन सा गरीबी बोलेंगे,
तो ए का 3 मतलब क्या, चिरकालिक। क्या बोलते हैं, चिरकालिक। कौन सा बोलते हैं, चिरकालिक बोलते हैं, ठीक है, चिरकालिक। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद न्यूनतम खपत आवश्यकता के साथ साथ आय की तुलना करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इसको उसका बी का सापेक्ष चार्ट, बोलेंगे क्या सर। बोलेंगे, बी का चार्ट, ठीक है, नहीं उसको पूर्ण गरीबी बोला जाता है। एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ, 10 का क्या लिया, 10 का यही लिया है, ठीक है। न्यूनतम खपत आवश्यकता के साथ साथ आय की तुलना करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो पूर्ण गरीबी बोलते हैं, ठीक है। गरीबी की पहचान के लिए विभिन्न लोगों की आय की तुलना करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सापेक्ष गरीबी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लोग जो नियमित रूप से गरीबी में आते हैं और बाहर निकलते हैं, उनको क्या बोलते थे, अनियमित गरीबी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, अनियमित गरीबी बोलते हैं। लोग जो नियमित रूप से गरीबी में आते हैं और बाहर निकलते हैं, उनको क्या बोलते, अनियमित गरीबी बोलते हैं। गरीबी की पहचान के लिए विभिन्न लोगों की आय की तुलना करना, उसको क्या बोला जाता है, उसको सापेक्ष गरीबी बोला जाता है। न्यूनतम खपत आवश्यकता के साथ साथ आय की तुलना करता है, उसको पूर्ण गरीबी कहते हैं, ठीक है। लोग जो हमेशा गरीब होते हैं, उसको चिरकालिक, ये तो शब्द से ही पता चल रहा है, चिरकालिक मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो प्रश्न है, देखिए इसमें यहाँ पे क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए सही है, जनसंख्या और घरेलू खपत बढ़ाना, आय स्तर में वृद्धि करना, ठीक है, सरकारी आय में वृद्धि करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए सही है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। सी सर, 1 और 2। बिल्कुल, इसके 11 का लिया है, ए लिया है, ठीक है, मतलब कि जनसंख्या और हम्म। घरेलू खपत बढ़ाना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए सही है, ठीक है। तो जनसंख्या और घरेलू खपत बढ़ाना ये सही है, क्योंकि घरेलू खपत बढ़ेगी और जनसंख्या अधिक होगी तो मांग भी स्वतः ही बढ़ेगी, ठीक है। आय स्तर में वृद्धि, ठीक है, सरकारी वे में मतलब वृद्धि करना, इस वजह से मतलब क्या होगा, इसका तीनों स्टेटमेंट क्या होगा आपका सही है, 1 2 3 कथन क्या है, सही है। चलिए आगे चलेंगे, ये पढ़िए जरा, ये बहुत सुंदर पर ट्राइसम से तो कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। एस बात करेंगे इसमें, देखेंगे SGSY, SGSY का पूर्ण रूप, ठीक है, SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती, ठीक है, ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। दूसरा कारण आर दिया हुआ, इनमें इसने पहले के कार्यक्रम जैसे, ठीक है, IRDP, ठीक है, इसने पहले के कार्यक्रम जैसे IRDP एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ट्राइसम, ठीक है, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का परीक्षण के स्थान पे आया है। बताइए कौन सा है, कथन ए और आर दोनों सही है, और कथन ए की सही व्याख्या करता है, या फिर दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है। बताइए क्या होगा आपके हिसाब से, इसका ए हो होना जाएगा चाहिए 12 सर। का ए, ठीक है, बिल्कुल 12 का ए, ठीक है। SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, ठीक है। इसने पहले के कार्यक्रम जैसे IRDP, ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और ट्राइसम स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का परिश्रम के स्थान पे आया है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो कथन एक और कथन आर दोनों सही है, ठीक है, और कथन आर, फिर कथन सॉरी कारण आर कथन ए की मतलब क्या करता है, तो सही व्याख्या करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे चलेंगे, प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है, जरा इस पे ध्यान फरमाइए, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहा, निम्नलिखित में से किस सरकार ने गरीबी की पहचान करने के लिए पारिवारिक की आय को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया, त्रैमासिक प्रति व्यक्ति वे, ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति वे, या फिर वार्षिक प्रति व्यक्ति वे, या फिर द्विवार्षिक प्रति व्यक्ति वे। एक बार प्रश्न फिर से सुनेंगे, निम्नलिखित में से किस सरकार ने, ठीक है, गरीबियों की पहचान करने के लिए परिवारों की आय को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया। बताइए कौन सा होगा, त्रैमासिक, मासिक, वार्षिक, या फिर द्विमासिक, बताइए। डी वाला सर। डी वाला मासिक वार्षिक सर, मासिक ती प्रतिव्यक्ति मतलब डी बिल्कुल, में जो इसको क्या 3 दिया बोलते हुआ। हैं, मासिक, मासिक प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलते हैं इसको, मासिक व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सरकार ने गरीबियों की पहचान करने के लिए पारिवारिक आय को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया, उसके लिए मासिक प्रति व्यक्ति वे बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में केवल 2 इसका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। ध्यान में कौन सा है, तो केवल 2 सही है। अब आगे चलेंगे, 14 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरीबी अंतर के बारे में सत्य है, ठीक है। वह अनुपात जिसने गरीबों की औसत आय गरीबी रेखा से नीचे आती है, वह अनुपात जिससे गरीबों की औसत आय गरीबी रेखा से नीचे आती है। गरीबी अत्यंत विश्व बैंक द्वारा निर्मित एक संकेतक है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो एक सही है न तो 2 सही है, बताइए कौन सा सही है। दोनों सही है सर। सी सर, दोनों विश्व सही है बैंक सर। द्वारा बिल्कुल ही दोनों के दोनों दोनों सही, सही है। बेहतरीन, बहुत अच्छे, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। वह अनुपात
जिससे, ठीक है, गरीबों की औसत आय गरीबी रेखा से नीचे आती है, गरीबी अंतर, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा निर्मित एक संकेतक है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, सही है। ठीक है, आगे चलेंगे तो 15 नंबर प्रश्न को देखिए जरा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, NRLM का मतलब, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इस योजना को आजीविका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, NRALM का नाम बदलकर अब दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। ठीक है, नीचे दिए गए पुट को सही विकल्प का चयन करें। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। बताइए क्या होगा। डी हो जाएगा सर, इनमें से दोनों कोई नहीं, क्योंकि दोनों सही है। बिल्कुल, बिल्कुल दोनों बात सही है। करेंगे। कौन सा गलत है? हाँ, इसमें पूछ रहा कौन सा हाँ गलत है, तो बिल्कुल, कौन गलत गलत सा होगा तो गलत है, तो डी हो इनमें से जाएगा। कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि NRLM का मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सही है। इस योजना को आजीविका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, NRALM का नाम बदलकर अब दीनदयाल अंत्योदय, ठीक है, योजना कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2015 में किया चलिए, गया है सर। बिल्कुल 2015 में किया गया। कब किया गया? इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय योजना कब कर दिया गया? तो 2015 में कर दिया गया। 2015। इसको आपको क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न को देखिए जरा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों का गठन करने की लिए आवश्यकता है। अपनी उपज का अलग अलग विपणन करने के बजाय यदि वह अपनी उपज एक एजेंसी के माध्यम से स्वयं विपणन करते हैं तो इससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प सही है? ठीक है, एक सही है, दो सही, एक दो सही है, फिर इनमें से कोई नहीं सही है, तो क्या सर सी बताएंगे? होना चाहिए, सी दोनों सही बिल्कुल, लग रहा है दोनों सर। के दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिएगा, दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्यों सही है। तो छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों का गठन करने की आवश्यकता सही है। अपनी उपज का अलग अलग विपणन करने के बजाय यदि वे अपनी उपज एक एजेंसी के माध्यम से स्वयं विपणन करते तो इनसे उनकी सौदेबाजी की शक्ति में मतलब क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब समूह बनाकर अगर वो करते हैं तो उनको क्या होगा, उनको दीर्घ काल में उनको लाभ ही मतलब क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो है उसको जरा देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया गया, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी शामिल हैं। भारत द्वारा, ठीक है, 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की शर्तों को मानने के बाद की गई। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य कुशलता को बढ़ाने, इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों का प्रवेश का अवसर देने के लिए केवल उदारीकरण की नीति अपनाई गई। ठीक है, केवल एक सही है, दो सही है, दो और तीन सही है, या फिर एक और दो सही है। बताइए कौन सा उपयुक्त कथन जो है आपको सही आपको देखने में लग रहा है। सी नंबर दो सर, और दो तीन और सही है तीन। सर। बिल्कुल क्योंकि ठीक है, फर्स्ट बात वाला में करेंगे तो इसका क्या अभी है। इकोनॉमी में तो बिल्कुल एलपीजी इसका आई थी स्टेटमेंट ना, की बात वो करेंगे। तो नहीं है। हाँ, तो इसका 17 का नहीं, आंसर आपका क्या होगा? तो 17 का आंसर केवल दो और तीन, क्या होगा, केवल दो और तीन। ठीक है, मतलब इसका सही कहते हैं कि भारत द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा, जिसको एलपीजी कहते हैं। ठीक है, लिबराइजेशन, क्या होता है, लिबराइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, और एलपीजी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की शर्तों को मानने के बाद की गई सही है। सरकार द्वारा सार्वजनिक मनमोहन क्षेत्र की सिंह कार्य के टाइम में कुशलता आया को, था। बिल्कुल मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, और बोलेंगे किनके हम्म। समय में आया था, तो उस समय पीवी नरसिम्हा नरसिम्हा राव राव। जो थे, ठीक है, प्राइम हाँ हाँ। मिनिस्टर थे। ठीक है, तो 91 सरकार में। द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों का प्रवेश का अवसर देने के लिए केवल उदारीकरण की नीति अपनाई, ये भी सही है। हालांकि हमारा पहला नंबर स्टेटमेंट क्यों गलत है? स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया गया, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी विशेषताएं थी, आपको बताना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है मतलब क्या है, हमारा सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, वहां पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। यहाँ पे ध्यान से परीक्षा वाला कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है गलत होने का? ये दोनों स्टेटमेंट गलत होने का रीजन क्या है? हेलो, आवाज आ रही है सर। बताइए दोनों स्टेटमेंट गलत होने के नाम रीजन क्या है?
क्योंकि इसमें रीजन इसलिए है, गलती से यूएनओ की भूमिका नहीं थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नहीं थी। जब व्यापार की बात हो रही है तो इसमें भूमिका किसका हो सकता है? विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक की इसमें भूमिका थी, ना कि मतलब यूएनओ की भूमिका थी, ठीक है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, इसकी भूमिका को सीमित करने के लिए, इसमें निजी उद्यमियों का प्रवेश को अवसर देने के लिए उदारीकरण का निजी अपने, ठीक है। तो ये सार्वजनिक जो क्षेत्र की कार्यकुशलता को मतलब यहाँ पे उनको सीमित करने का कोई मतलब ऐसा पर्पस नहीं था। हालांकि निजी उद्यमियों का प्रवेश का अवसर तो था, लेकिन इनका मतलब, ठीक है, सीमित करने का मतलब कोई ऐसा मतलब वो नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होगा? विश्व बैंक होगा, ठीक है, यूएनओ नहीं होगा, ठीक है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए, इसकी भूमिका को सीमित करने और निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने के लिए समिति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गई है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों का ऊपर का मतलब ये दोनों गलत लिया है, ये जो है मतलब आपका सही लिया है, ठीक है। क्योंकि जब हम मिश्रित व्यवस्था की बात करते हैं तो मिश्रित व्यवस्था में सामाजिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ आप देखोगे तो सारे के सारे मतलब चीजें जो थी उसमें शामिल थी। जैसे कि से बात करेंगे क्या क्या शामिल थी, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो समाजवादी अर्थव्यवस्था और कैपिटलिज्म, ठीक है, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह पे क्या आ जाएगा? वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे मतलब सार्वजनिक, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, इसकी भूमिका को सीमित करने के, इसमें निजी उद्यमियों का प्रवेश का अवसर देने के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, लेकिन इसको देख लेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे वो लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ऊपर वाला भी सर सही लग इसमें रहा है, लेकिन दूसरा ये गलत है। मतलब है कि सर जो लग रहा है सर, जो सिर्फ सरकार द्वारा केवल केवल सार्वजनिक लिख दिया ना क्षेत्र सर, की केवल उदारीकरण, इसमें दोनों आ जाएगा ना, हम्म। ग्लोबलाइजेशन भी आ जाएगा अच्छा, हाँ हाँ, और बिल्कुल, फिर ग्लोबलाइजेशन भी आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्राइवेटाइजेशन भी वही आ हो जाएगा, जाएगा। तब ये ठीक सही ठीक है ठीक सर। ठीक ठीक, एक केवल उदारीकरण लिखे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ऊपर का सारा हम्म, स्टेटमेंट तो ठीक ही लग रहा है, कोई हाँ, गलत नहीं लग रहा है। क्योंकि बीच में जैसे ही केवल लिखे खड़े आप हैं। आप मतलब क्या करोगे? आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दोगे तो जाहिर है सार्वजनिक क्षेत्र की मतलब कार्यकुशलता को बढ़ाना है, ठीक है, वो उद्देश्य सही, लेकिन उनकी भूमिका को मतलब क्या करना? सीमित करना है। तो ये तो सही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पे केवल लगा के इसको बहुत ही बेसिक मतलब यहाँ पे वो मतलब किया है, ठीक है, तो इसको बहुत जी गहराई से सर, समझना लेकिन पड़ेगा। हाँ एक चीज इसमें और है सर कि उदारीकरण के साथ साथ इसमें भी निवेश की नीति दोनों अपनाई गई है। ठीक है, हाँ, ग्लोबलाइजेशन तो विनिवेश हो की गया वो बिल्कुल। व्यापार के क्षेत्र में, ये तो सार्वजनिक क्षेत्र हम्म। बोल दिया तो इसका मतलब ही प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, ये जो ठीक है, हाँ। कथन है उसके अनुसार निजी चलिए उद्योगों को आप, प्रवेश के अवसर देने के लिए केवल उदारीकरण नहीं, उदारीकरण और विनिवेश दोनों की नीति अपनाई गई है। बिल्कुल आप जी देखते हैं आगे, किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अपने संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ विलय की नीति की सिफारिश की? बताइए। नरसिम्हन समिति सर। नरसिंहम बिल्कुल समिति। बताइए, क्या हो नरसिंह जाएगा? बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा? खुसरो नहीं, नरसिंहन समिति क्या था? खुसरो दूसरा चीज था समिति यार। सर। किस समिति ने नोटिफिकेशन नरसिम्हन क्षेत्रीय समिति। समिति ग्रामीण तो बैंकों के अपने संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ विलय की सिफारिश की? तो खुसरो था ना वो। जी सर, क्या था? खुसरो था, ठीक है, आप देखेंगे, पढ़ देता हूँ। मनरेगा का कृषि, नरसिम्हन समिति था क्या सर? मनरेगा का? नहीं, बैंकिंग से हो गई, नरसिंगम भी नरसिंगम बैंक समिति से है, ही है। हाँ, बैंक क्षेत्रीय से ही है, बैंक लेकिन से। इसका नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। कृषि ऋण समीक्षा समिति, खुसरो समिति, ठीक है, 1989 ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अपने संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ विलय की सिफारिश की। इसने आरबीआई की, ठीक, आरबीआई की कमजोरी और उनकी गैर व्यवहारता पे भी प्रकाश डाला, ठीक है। नर्सिंग समिति भी बैंक से ही है। ये वर्तमान में बना होगा, करंट। ठीक है, ये बोल रहा है से मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो प्रायोजक बैंक है उसके साथ विलय की मतलब किसने मतलब अनुशंसा की? तो वो आपका हो जाएगा खुसरो समिति। कब आई थी? तो 1989 में। कब आई थी? 1989 में। नेहरू जी का शताब्दी वर्ष 1989, पता है ना? जी सर। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस चलाई गई थी इसी साल। देखेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण गरीबी की अवधारणा को सही ढंग से समझाता है? लोगों को पूर्ण संख्या के संदर्भ में गरीबी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में गरीबी, मुद्रास्फीति के मौजूदा स्तर के संदर्भ में गरीबी, या फिर बेरोजगारी के मौजूदा स्तर के संदर्भ में गरीबी? बताइए, पूर्ण गरीबी की अवधारणा को सही ढंग से कौन समझाता है? बताइए। बी नंबर बी। सर। बी सर। बी, बिल्कुल ठीक है, बुनियादी कैलोरी के बुनियादी अकॉर्डिंग। न्यूनतम कैलोरी आवश्यकता के संदर्भ में गरीबी। बेहतरीन बताया आपने, आपको पता होना चाहिए। दो कैटेगरी बना, शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2100 कैलोरी मिलना चाहिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी है? 2400। 2400। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब 2400 से अगर कम हम्म। कैलोरी अगर मिलता है तो समझिए कि से आप क्या है? आप गरीब हो, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सब चलिए मेंस के आगे। लिए अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेंस के लिए है, नहीं इकोनॉमिक्स मैम, तो अब आपको इसी पढ़ना ही पर इतना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है।
चलिए, निम्नलिखित में से और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं ताकि मतलब कुछ कर सके, ठीक है। और हाँ सर, कुछ होगा हेल्प समय अगर मिलेगा तो एनसीईआरटी का भी इकोनॉमिक्स होगा तो थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद, निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने का एक आसान तरीका है, ठीक है। बहुत सुंदर। अब बात करेंगे इसमें कौन सा तरीका है, उत्पादन विधि है, ठीक है, आय दृष्टिकोण है, व्यय विधि है, या फिर कम लागत विधि है, या फिर मतलब ये चार लागत ऑप्शन विधि दिए हुए नहीं हैं। होगा, लागत विधि नहीं निम्नलिखित में होगा। से कौन सा सकल उत्पादन जीडीपी की गणना करने का सही तरीका है, तो लागत विधि एक नहीं दो होगा, तीन, एक दो तीन हाँ, होगा। क्या होगा एक दो आपका, तीन एक दो होगा। तीन होगा। बहुत सुंदर। मतलब उत्पाद विधि होगा, आय दृष्टिकोण हो जाएगा, और व्यय और विधि होगा, व्यय जबकि विधि होता है। लागत, हाँ बिल्कुल, कम लागत विधि जो होगा नहीं होगा, ठीक है। ये जीडीपी की गणना करने में इस तरीका का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार में क्या परिवर्तन आया, ठीक है। कृषि के प्रतिशत हिस्से में वृद्धि हुई, देश में तैयार उत्पादों के प्रतिशत हिस्से में वृद्धि हुई, एफडीआई में कमी हुई, या फिर उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं हुआ। बताइए क्या सही लग रहा है। ये बी उत्पाद नंबर सर, बी प्रतिशत में नंबर। वृद्धि, हाँ, देश में बिल्कुल, तैयार बी नंबर उत्पादों सही है। देश में तैयार उत्पादों के प्रतिशत के हिस्से में वृद्धि हुई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शुरुआती दौर में जब हम आजाद होते तो भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं खोला गया था, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं खोला गया था। भारत की अर्थव्यवस्था को कब खोला गया, क्या बताएंगे, कब खोला गया भारत की अर्थव्यवस्था को। 91 बिल्कुल, में 1991 में 1991 भारत की अर्थव्यवस्था को खोला गया था, ठीक है। तो ध्यान रखें, एफडीआई में तो कमी तो फिर जाहिर भी सी हो बात है गया है। रही होगी, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या परिवर्तन आया था। परिवर्तन तो देश में तैयार उत्पादों के प्रतिशत हिस्से में वृद्धि हुई, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रति व्यक्ति आय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। केवल कामकाजी उम्र के व्यस्क ही बल्कि प्रति व्यक्ति आय के सभी व्यक्ति शामिल है। केवल कामकाजी उम्र के व्यस्क ही नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय में सभी व्यक्ति शामिल है। यह हमेशा जीवन स्तर को सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को दर्शाती है। बताइए कौन सा कथन सही है, एक दो तीन, एक होगा एक तीन, बताइए। जी, केवल दो एक तो होगा। सही लग रहा ठीक है है, सर। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, सटीक केवल एक प्रतिनिधित्व सही है, कैसे ठीक है, कर देगा। बिल्कुल ठीक है। आप हमेशा देखेंगे उम्र केवल का कामकाजी उम्र के वयस्क की नहीं, अगर प्रति व्यक्ति आय में बात करेंगे तो जो बच्चा जो जन्म जो लेता है वो भी काउंटर हो जाता है, क्योंकि देश का कुल जीडीपी बिल्कुल, से कुल मतलब देश की जनसंख्या जनसंख्या, को डिवाइड हाँ, करते हैं, ठीक है। कुल तो जो जनसंख्या को बच्चा divide 0% अर्न करता है वो भी है। आपके घर की प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो आपका घर का टोटल इनकम डिवाइड योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है घर में कमाने वाला एक आदमी है और खाने वाला 5 आदमी है तो प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति का कम ही होगा, ठीक है। पांचों आदमी अगर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इंडिविजुअल भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या होता है, केवल कामकाजी उम्र के वयस्क ही नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति आय में सभी व्यक्ति शामिल, ये तो सही है। यह हमेशा जीवन स्तर का सटीक प्रतिनिधित्व करता नहीं, जीवन स्तर को सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करता, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके क्राइटेरिया होते हैं जो कि अपने जीवन स्तर को, जैसे आप बात करेंगे इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो हो जाएगा, ठीक है, हेल्थ हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, वो जो कि एसडीजी लक्ष्य में बहुत सारे चीजों को शामिल किया, वो अपने जीवन स्तर को, हाँ, प्रति व्यक्ति आय जो है वन ऑफ देम उसमें एक है, ठीक है, लेकिन केवल यही है ये कहना गलत है, ठीक है। प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को दर्शाती नहीं, मुद्रास्फीति को नहीं दर्शाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इसका क्या होगा, केवल सी स्टेटमेंट जो है, सॉरी, केवल एक स्टेटमेंट जो है सही है। आगे चलेंगे, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन के साथ साथ आयात में वृद्धि करना था। सरकार ने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया या फिर आयात पर कर घटाया गया। 1 2 3 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है, ठीक है, या फिर बताना 1 3 सही है या फिर केवल 3 सही है। बताइए कौन सा सही है। केवल 2 सर, बिल्कुल, केवल 2 क्या है आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल, केवल क्या है आपका 2 सही है। उसको तो लॉस हो जाएगा, और आयात कर घटाना इसके हाथ में है नहीं, क्योंकि आयात चलिए तो देखेंगे, जिसके आप कर रहे हैं। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इस नीति का उद्देश्य घरेलू उत्पादन के साथ साथ आयात में वृद्धि करना था, ये गलत है, ठीक है। सरकार ने घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से मतलब बचाया, ये सॉरी, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया, ये सही है। आयात पे कर घटाया गया, ठीक है, तो नहीं, आयात पे कर कैसे घटाएंगे, आयात पे जब आप कर घटाओगे तो विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाएंगे कैसे। आयात पे कर ज्यादा करेंगे ना कि मतलब घटाएंगे, ठीक है। तो ये वाला तो गलत सीधा सीधा हो गया, तो केवल 2 ऑप्शन जो आपका क्या है सही है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करके गरीबी को कम किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट।
दूसरा इसमें भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। डॉक्टर गुरनार मिंडल ने सुझाव दिया कि यदि भारत गरीबी की समस्या को हल करना चाहता है तो उसे उत्पादन की श्रम सघन तकनीक का पालन करना चाहिए, इससे देश में रोजगार का अवसर पैदा होंगे। ठीक है, बताना दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट क्या आपके सही है? दोनों सही है, दोनों सही है। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। उत्पादन की बढ़ा देंगे तो बिल्कुल, ऐसे भी उत्पादन गरीबी की कम हो श्रम जाएगा। प्रधान तकनीक का उपयोग करके गरीबी को कम किया जा सकता है। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। डॉक्टर गुरनाल मिंटल ने सुझाव दिया कि यदि भारत गरीबी की समस्या को हल करना चाहता है तो उसे उत्पादन की श्रम संघन तकनीक का पालन करना चाहिए, इससे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन है? ठीक है, बात कराधान शामिल है, सार्वजनिक व्यय शामिल है, ब्याज दर शामिल है, फिर सरकारी उधार शामिल है। बताइए राजकोषीय नीति का साधन कौन सा है? क्या ब्याज बताएंगे? दर शामिल नहीं होगा ब्याज राजकोषीय छोड़ नीति में। बिल्कुल ब्याज ठीक दर क्या है, करेगा? राजकोषीय नीति में ब्याज दर को शामिल नहीं किया जाता, बाकी सारे के सारे कराधान, सार्वजनिक व्यय, सरकारी उधार सारे के सारे क्या है? सही है। सारे इसमें 1, शामिल 2, है। 4 स्टेटमेंट क्या है? शामिल है। ब्याज दर जो होता है आपको शामिल नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें। क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में बिल्कुल, हाँ, मौद्रिक नीति का है, बहुत सुंदर। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इसको भी जरा देख लेते हैं। जैसे प्रश्न क्या है यहाँ पे, क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करने हैं। ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग समय पर ऋण चुकाने के संबंध में उच्च स्तर की सुरक्षा की संभावना व्यक्त करती है। डबल ए क्रेडिट रेटिंग के समय पर ऋण चुकाने के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा की संभावना व्यक्त करती है। डबल बी की बात करें, डिफॉल्ट होने का उच्च स्तर को दर्शाता है। डी का मतलब डिफॉल्ट घोषित या जल्दी डिफॉल्ट होने की आकांक्षा को दर्शाता है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए जरा हमें। नहीं जानते सर इतना। बिल्कुल, इसका बात करेंगे 3 और 4 कथन जो है आपका सही है। ठीक है, मतलब डबल बी की बात करेंगे तो डिफॉल्ट होने के उच्च स्तर को दर्शाता है, मतलब आप डिफॉल्ट हो चुके हैं, मतलब आपने पैसे लिए और आपने चुकाया नहीं। ठीक है, डी की बात करें, डिफॉल्ट घोषित या जल्द डिफॉल्ट होने की मतलब आकांक्षा को दर्शाता है, मतलब डी का मतलब क्या है? डबल बी में आप डिफॉल्ट होने की संभावना है आपकी। ठीक है, डी का मतलब या तो आप मतलब डिफॉल्ट घोषित हो चुके हैं या फिर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 2 कथन गलत है, डबल ए और ट्रिपल ए। तो बात करेंगे ट्रिपल ए की बात करेंगे ना, तो ट्रिपल ए उच्चतम संभावित रेटिंग है जो किसी भी प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी जारीकर्ता के बॉन्ड को दी जाती है। ठीक है, ट्रिपल ए रेटिंग बॉन्ड में उच्च स्तर की साख होती है क्योंकि उनके जारीकर्ता आसानी से वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं और डिफॉल्ट होने का जोखिम सबसे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट होने का जोखिम सबसे कम होता है, न कि ऋण चुकाने के संबंध में इसकी बात कही गई है। डबल ए क्रेडिट रेटिंग समय पर ऋण चुकाने के संबंध में उच्चतम स्तर की सुरक्षा की संभावना व्यक्त करता है, ये भी गलत लिया है। तो इसमें देखेंगे डबल ए की बात करेंगे तो डबल ए सिक्योरिटीज के वित्तीय दायित्व के समय पर सेवा के संबंध में उच्च स्तर की सुरक्षा माना जाता है। ऐसी प्रतिभूतियां बहुत कम ऋण जोखिम होता है। एक रेटिंग वाली प्रतिभूतियों को वित्तीय दायित्व के समय पर सेवा संबंध में सुरक्षा की पर्याप्त डिग्री माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, ऋण से तो कुछ भी नहीं है, बॉन्ड के संबंध में मतलब बातें कर रही है। ठीक है, तो मतलब सुरक्षात्मक दृष्टि से डबल ए सही होता है और ये भी मतलब है। ठीक है, तो इसमें ऋण चुकाने के बाद जो कर दिया है, बिल्कुल, हाँ वही जो है आपका, हाँ सिक्योरिटी प्रदान करना है। ठीक है, हाँ दोनों 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 बिल्कुल वही है, ऋण चुकाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। बाकी डबल बी डिफॉल्ट होने की उच्च स्तर को दर्शाता है और डी की बात करेंगे तो डिफॉल्ट घोषित या जल्द ही डिफॉल्ट होने की आकांक्षा को दर्शाता है। तो ये आपके सही है, 3 और 4 सही, बाकी 1, 2 गलत है। आप देखेंगे आगे प्रश्न क्या है, नियोजन के प्रारंभिक चरण में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख भूमिका थी। नियोजन के प्रारंभिक चरण में, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय काल की बात, 51 से 56 की बात करेंगे तो उसमें आप देखो सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत भूमिका थी। क्यों थी? निजी उद्यमियों के पास निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी थी। सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण था, ये तो सही लग रहा है। बाजार इतना बड़ा नहीं था कि उद्योगपतियों की प्रमुख परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मांग का निम्न स्तर था। बताइए 27 का कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? सभी लग रहा है सभी सर। सही है। बिल्कुल, सारे के सारे मतलब स्टेटमेंट क्या है? सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। 2 क्वेश्चन तो आपका बाजार का निम्न स्तर था, भारत में इतना पैसा ही नहीं था तो मांग का निम्न स्तर तो रहेगा ही। ठीक है, ध्यान रखिए, बाजार इतना बड़ा नहीं था उद्योगपतियों की प्रमुख परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करे। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से आएंगे? अगर मान लीजिए आज कंज्यूमर है तब ना स्विगी भी चल जा रहा है, जोमेटो भी चल जा रहा है और फासोस की क्या था वो भी चल जा रहा है। लेकिन जिस समय लोगों का पैसा कम रहेगा, कंज्यूमर की संख्या रहेगा तो क्या करेगा?
छोटा मोटा ही जरूरत रहेगी, तो ये भी तो सही है। सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना था कि बिल्कुल भारत जो था, आपको पता होने से भारत औपनिवेशिक नीतियों की वजह से ही मतलब गुलाम बना था। शुरुआती उद्देश्य ये लोग व्यापार करने ही आए थे। तो भारत सरकार ने बहुत दिनों तक विदेशी कंपनियों के लिए मार्ग ही नहीं खोला। बाकी पेप्सी कोको कोला आया था तो लोग को भगाया गया था भारत से, पता होना चाहिए आपको। तो सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण था। और सामाजिक कल्याण तभी संभव है जब सरकार अपने स्तर से चीजों को करे। क्यों, समझ रहे हैं ना? जी प्राइवेटाइजेशन अगर सर। कर दिया जाए, अभी आपको रेलवे का जब आप किराया आप जब देखेंगे तो उसपे लिखा रहता है रेलवे, ठीक है, जो खर्चा जो होता है उसका औसत का मात्र 55% ही वहन करती है। मतलब आपके यात्रा पे अगर रेलवे जो खर्चा जो करी उसे मात्र मतलब 100 रुपया अगर खर्चा कर रही है तो आपसे मात्र 55 रुपया ही ले रही है। तो 45 रुपया कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट भर रही है। गवर्नमेंट भर रही है, उसको कहीं से भी पूरा करे। लेकिन अगर वही चीज अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी के हाथों में अगर दे दिया जाए, तो प्राइवेट कंपनी तो सोचेगी भाई 100 रुपया खर्चा, तो पहले तो 100 रुपया वसूलो, उसके बाद उसमें कुछ जी प्रॉफिट भी सर। निकालो। तो वो सामाजिक कल्याण की बात तो वो नहीं करेगी, कॉमन सेंस की बात है। इसलिए निजी उद्योग को शुरुआती दौर में सरकार जो था उसको मतलब बंद करके ही रखी। भारत का अर्थव्यवस्था जो था एक तरह से बंद बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब सरकार भी व्यापार नहीं कर रही है। सरकार व्यापार करती थी अपने स्तर पे, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट व्यापार होता था, प्राइवेट टू प्राइवेट व्यापार नहीं होता था। ठीक है, जैसे हमको अगर ट्रेड करना है तो हम जाके अमेरिका के किसी कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पब्लिक के लिए बंद थी। लेकिन वही सरकार को अगर ट्रेड करना है तो वो इजिली कर सकती थी। ठीक है, तो सरकार ट्रेड करेगी तो उसमें क्या होगा, सरकार ट्रेड करेगी तो हो सकता है कोई सामान 10 रुपया में खरीद के लाए, ठीक है, वो हमको 5 रुपया मिले। जब मिट्टी तेल जो आपको जो पीडीएस सिस्टम के तहत 15 रुपए 16 रुपए लीटर जो आपको मिल जाता है, उसका वो एक्चुअली कीमत नहीं है, उसका कीमत क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपको वो दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपके हित की बात की जा रही है। ठीक है, तो निजी उद्यमियों के पास निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी की कमी थी, बिल्कुल ये भी रीजन है जब नहीं था। तो ये सारे के सारे सही है। ठीक है, मतलब किसे 1 2 3 4 स्टेटमेंट सही है। नॉमिनल जीडीपी के लिए कौन सा कथन सही है? ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है, पहला। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, नॉमिनल जीडीपी की गणना का आधार कीमतों के आधार पर की जाती है। नॉमिनल जीडीपी पर डेटा वास्तविक जीडीपी की तुलना में अर्थव्यवस्था की एक सटीक तस्वीर दिखाता है। तो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में ये सारे बातें कही गई, आपको बताइए कौन सा स्टेटमेंट क्या सही है? वर्तमान कीमत के आधार पर की जाती है सर, नॉमिनल बिल्कुल, जीडीपी। इसका केवल सी सही है। ठीक है, मतलब क्या, नॉमिनल जीडीपी की गणना के, नॉमिनल जीडीपी की मतलब कौन सा कथन सही, नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में। तो इसका देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बाकी ये गलत है, आधार कीमत नहीं होगा। वास्तविक नॉमिनल जीडीपी पर डेटा वास्तविक जीडीपी की तुलना में अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर दिखाता, गलत है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वास्तविक वर्तमान कीमतों, दिखाएगा, बिल्कुल उल्टा हाँ, लिख ठीक है, दिया है। रियल हाँ वाला। वास्तविक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये सही है, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान कीमतों के आधार पर की जाती है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे 29 नंबर पर स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ हो। ठीक है, मतलब मुद्रास्फीति भी है और मंदी भी एक साथ है। ठीक है, एक एकदम सर। एक अर्थव्यवस्था जहां बेरोजगारी अधिक हो, आर्थिक न्याय का दर तीव्र हो। ठीक है, फिर स्टैगफ्लेशन तब होता है जब एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में कम बेरोजगारी और कम मुद्रास्फीति का अनुभव करती है। कम बताइए वाला तो 29 का पहले ही कौन सा गलत हो गई स्टेटमेंट सर। सही है? कम वाला तो पहले ही गलत बिल्कुल हो गया, हाँ, एक बिल्कुल तो एक सही दो, है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक हाँ दो, ठीक एक है, तो मतलब क्या सही होता है, स्टैगफ्लेशन वैसे कंडीशन में माना है। जाएगा जब अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ आ मंदी जाएगा। दोनों एक साथ आती है। बिल्कुल ठीक है, एक अर्थव्यवस्था जहां बेरोजगारी अधिक हो, ये भी सही है। आर्थिक निकाय के दर तीव्र, गलत है ना, जब तीव्र ही रहेगा आर्थिक निकाय की दर तो फिर मतलब ये सारी तो फिर कंडीशन स्टैगफ्लेशन थोड़ी ना हाँ, आएगा। अब ये स्टैगफ्लेशन तब आएगा होता है जब एक नहीं। अर्थव्यवस्था एक ही समय में कम बेरोजगारी और कम मुद्रास्फीति का अनुभव करती है, नहीं ज्यादा करती है। ठीक है, ज्यादा करती है, क्या करती है, ज्यादा करती है, ज्यादा इसको आपको करती है। ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ में आप ये भी ध्यान में रखो, अगर लगातार, ठीक है, अगर लगातार दो अगर बार तीन आएगा तिमाही रिसेशन में, हो ठीक है, जाता अगर लगातार अगर तीन तिमाही में अगर मतलब आपका ग्रोथ रेट अगर निगेटिव जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में है। क्या दो माना जाएगा, तो दो मंदी माना तीन जाएगा। दो है दो कि तीन है? तिमाही में दो है सर, हमको याद है। लगातार दो दो तिमाही है, में होता है ना, वही रिसेशन होता है। और कोई अच्छा, बताइए, हमको तो वही याद है। अगर लगातार दो तिमाही में अगर मंदी आ गई ना तो रिसेशन में चला हम्म, जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। रिसेशन को ही तो मंदी बोलते हैं। हाँ, रिसेशन को ही मंदी बोलते हैं। हिंदी में तो चलिए, भारत में निम्न मानव पूंजी देख लीजिए क्या होगा, दो होगा कि, तो भारत में निम्न जी मानव पूंजी निर्माण के मुख्य कारण क्या है? भारत में निम्न मानव पूंजी निर्माण के मुख्य कारण क्या है?
तीनों हो जाएगा, शिक्षा भी हो तीनों हो सकता जाएगा है, सर, शिक्षा, उच्च गरीबी उच्च स्तर, हाँ, गरीबी स्तर लैंगिक और असमानता भी, उच्च क्षेत्रीय लैंगिक समानता। तीनों मानव पूंजी निर्माण में कमी लाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक हो, तो भारत में निम्न मानव पूंजी निर्माण के मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, अपर्याप्त संसाधन, मतलब किसी उसे उच्च गरीबी स्तर को बढ़ावा मिलेगा, उच्च क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? बताइए। तीनों सर। बिल्कुल, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भारत में निम्न मानव पूंजी निर्माण के मुख्य कारण क्या था? शिक्षा सही है, अपर्याप्त संसाधन सही है, उच्च क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता भी सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे तो कथन ए में दिया हुआ सतत विकास और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कारण आर में क्या दिया हुआ है? किसानों के उत्पादन की नई तकनीकों, कीमतों और मौसम आदि के बारे में आवश्यक जानकारी भी प्रदान करता है। ठीक है, बताइए क्या सही है? दोनों दोनों सही सही होगा है, कि कथन और सूचना भी सही है, प्रौद्योगिकी व्याख्या लाएंगे। भी सही है। हाँ, तभी तो बिल्कुल, उसका दोनों को दोनों तकनीक, नई स्टेटमेंट सही है। तकनीक ठीक हुआ। है, कथन जी भी जी सही है सही देगा। और मतलब कारण भी सही है और एक दूसरे का मतलब सही व्याख्या भी करती है। तो मतलब ध्यान, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह किसानों के उत्पादन की नई तकनीकों और कीमतों और मौसम आदि के बारे में जानकारी देती है। आसान प्रश्न था। ठीक है, सूचना तकनीक अगर बढ़ेगी तो मतलब क्या होगा? किसान के लिए बेहतर होगा। जानकारी बढ़ा। ठीक है, बिल्कुल, मौसम आदि की तभी तो जानकारी भी स्वास्थ्य मिलेगी, अच्छा मिलेगी होगा। ना? जी बिल्कुल जी सर, बिल्कुल, तो ठीक है। स्वास्थ्य इसके लिए अच्छा बहुत सारा कैसे होगा? सरकार भी पोर्टल वगैरह, ऐप वगैरह का भी प्रावधान कर रही है। अच्छा लगता है, पता है मैं गांव में अभी हाल फिलहाल में गया था तो मुझे एक क्वेश्चन किया गया जो कि आई वॉज मतलब बहुत मुझे चौंक गया। बोला बउआ देख के बताओ तो इस सप्ताह भर में कहिया कहिया बारिश आवे वाला है। ठीक है, और बारिश आते ही तो हल्का बारिश आता है क्योंकि बारिश के साथ आंधी भी आता है। ठीक है, उनको अपना, हमारे गांव में, मेरा गांव राजखंड है। ठीक है, पूरे बिहार में सबसे बढ़िया मतलब खैनी के स्रोत के लिए जाना जाता है, तंबाकू के लिए फेमस है। ठीक है, बिहार में दो जगह, मुजफ्फरपुर और सरिसा जो है, सरिसा तंबाकू और राजखंड का तंबाकू फेमस हो रहा है। चाइना तक को हम वहाँ के लोग ट्रेड करते हैं, चाइना से तक भी किया जाता है। नेपाल तो आम है, वो लोग लेके चाइना तक भी पहुंचा देते हैं। तो तंबाकू की खेती में आपको दो चीज देखा जाता है। सबसे पहले फसल कटने के बाद उसको खेत में आप छोड़ सकते हैं तो बहुत रात भर जगना पड़ता है ताकि मतलब बारिश ना आ जाए, पाला ना आ जाए। ठीक है, दूसरा रीजन ये होता है तंबाकू की खेती जब हवा तेज चलना चाहिए। ठीक है, हवा मतलब लू वाला जो हवा जो होता है ना, वो जब उसके घर में जब टांगते जब उसको पत्ता को, तो वो उनके लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि उसको पत्ता को कारा बनाता है। ठीक है, तो वो हमसे क्वेश्चन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और तो यही चीज है, जाहिर सी बात है कि किसानों के उत्पादन की नई तकनीकों और कीमतों और मौसम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंग्लिश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन, जिसको एफआरबीएम अधिनियम के संदर्भ में, ठीक है, आपको कथन पे बात करना है। ठीक है, एफआरबीएम की बात, एफआरबीएम जानते, एक एफआरबीएम की बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए एफआरबीएम किस पे दिया जाता है। ये सर, एक होता है एमएसपी होता है। ठीक है, एक होता है एमएसपी होता है। एक गन्ना पे एफआरपी। एफआरबीएम दिया जाता है ना, गन्ना पे दिया जाता नहीं है ना नहीं, सर? एफआरपी दिया जाता है, फिक्स्ड वो तो प्राइस होता है ना एफआर सर, नहीं, एफआरपी। हाँ, एफ आर बी एफआर होता है ना, एफ आर सी नहीं, एफ आर बी। जी सर। एफआरपी होता है, प्राइस होता है, एफआरपी पी सर, फिक्स्ड रेट प्राइस अच्छा, होता है, फिक्स्ड रेट ये प्राइस। जो भी हो। फिस्कल वाला जी, है सर, ये मंदी, फिस्कल वाला। मंदी वाला दो था सर, दो अच्छा तिमाही हम अच्छा बता रहे अच्छा, थे ना। दो है। मंदी वाला जो ठीक बताए है, ना, दो तिमाही। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने। इसके तहत सरकार के राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और ऋण जीडीपी अनुपात में कमी लाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एफआरबीएम अधिनियम को लागू करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। एफआरबीएम अधिनियम 2003 तैयार किया गया। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, बाकी दो बताइए क्या क्या गलत है क्या सही 32 सर का? सिर्फ केंद्र सरकार को केवल केंद्र केवल लगा दिए तो हमको तो लग रहा है दो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और दो तीन गलत में है। तो ठीक है, सही था, ये एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में आया हाँ है तो वो तीन कंफर्म में तो नहीं आया था। ही था, इसमें कोई हाँ, दो डाउट तो दो ऑब्जेक्टिव में भी हम डाउट लोग नहीं काफी है। पढ़ते हैं। तो जी जी एफआरबीएम अधिनियम को लागू करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को नहीं है। ठीक है, ये गलत है। बाकी इसके तहत सरकार के राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और ऋण जीडीपी अनुपात में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये सही है। एफआरबीएम अधिनियम 2003 में लाया, ये सही है। तो बोला सही कथन का चयन करे, तो दो को छोड़कर मतलब क्या सारे के सारे कथन सही है। ठीक है, सही ध्यान है। में रखेंगे। ठीक है, पढ़िए तो इसको 2 मिनट में, पढ़िए इसको 2 मिनट। जी सर।
33 से है ना हम्म, जी। निम्न कथनों पर विचार करें। ब्याज की अंतराल पर यानी DRI एक ऋण कार्यक्रम है जिसे 1972 में शुरू किया गया था। इस ऋण कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक शामिल नहीं होते हैं। तीसरा कह रहा है इस ऋण कार्यक्रम के तहत बैंक द्वारा पिछले साल दिए गए कुल ऋण के 1% को गरीबतम को 4% सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कह रहा है सर कि केवल ए सही है, यानी केवल एक सही है। 33 है ना? हाँ, कौन सही है? केवल एक 33 का क्या बताइए? केवल 33 एक का सही है है, ना? ठीक है। इसमें लेकिन केवल एक और दे रहा है कथन ए और आर ऐसे करके दे रहा है, दोनों सत्य है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, एक्सप्लेनेशन में से दिया है। कह रहा है स्थिर अर्थव्यवस्था, इसके बारे में दिया है। कुछ गड़बड़ दिया है क्या सर एक्सप्लेनेशन? आप लोग को गड़बड़ इकोनॉमिक्स के हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग ना आंख बंद करके तीर चला रहे हैं। सच्चाई बताए तो ये सब क्वेश्चन दिया जाए तो मुश्किल से 50-60 नंबर भी काट छाट के आ जाए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मेरे बात से जी कितने तो लोग सबको तो सहमति जानकारी रखते हैं नहीं है बताइए? सर। सर कितने लोग 50 सबको सहमति क्वेश्चन से? जानकारी बनने तो नहीं लायक रहता है, सर, कुछ 50 चीजें क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जैसे स्टैक फ्लेगन का कुछ क्वेश्चन चीजें था, जानकारी में GDP से रहती है। प्रश्न है, हाँ वो हाँ बन हाँ। जाता है। ये सब अब तो देखिए कभी इसी पढ़े ही प्रश्न, नहीं है, DRI वगैरह तो क्या बनाएंगे। चलिए सुन रहे निम्न हैं, कथनों पे पहली बार आपको सुन विचार रहे करना हैं। है। ब्याज की अंतराल दर DRI एक ऋण कार्यक्रम है, ठीक है। DRI का फुल फॉर्म हमें भी नहीं पता है, जिसे 1972 में शुरू किया गया तो पहला सही है, ठीक है। एक आदमी आंसर खोल लीजिए, कोई आदमी, ठीक है, बार बार हमको देखना पड़ता है उधर, ठीक है। इस ऋण कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस ऋण कार्यक्रम के तहत बैंक द्वारा पिछले साल दिए गए कुल ऋण की 1% को गरीबों को, ठीक, गरीबों में गरीबतम मतलब सबसे ज्यादा गरीब जैसे हम हैं, ठीक है, को 4% सालाना ब्याज दर उपलब्ध कराती है, ठीक है। बताइए आप कौन सही है? देखिए सर, मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में। इसमें कह रहा ना कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। पहले तो ये दिया, उसके बाद इसमें दे रहा है ना कि स्थिर अर्थव्यवस्था, देश में बहुत धीमी या कोई आर्थिक वृद्धि नहीं थी। ठहराव के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी, मृत्यु और भोजन की कमी के कारण पीड़ा थी। स्वतंत्रता के पल्लवी पूर्व मैम वो संध्या किसी पर, और का आंसर छप गया है 33 नंबर में, मैंने देख लिया सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन है ना, नहीं है वही वो। हमको लग रहा है कि कहीं से कहीं DRI कोई DRI 1962 में आया था, इसका उस सोल्यूशन से अच्छा कुछ भी लेना देना नहीं है, वो गलत आंसर हाँ छपा ये हुआ तो है वही ये उसमें। मैंने गलत है, देखा। 96 तो इसका क्या है? इसका हाँ सर, प्रश्न में छोड़ एरर दीजिए। है। हाँ इसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को, और दिमाग खराब कर देगा जो सही है। और सही तो नहीं आता। 1962 में आया था ये तो दिखा रहा है, बाकी पूरा DRI पढ़ना पड़ेगा। 1962 में आया था, ठीक है। हाँ तभी चलिए बता सकते हैं क्या है चलो ये। ठीक है, 34 नंबर कीजिए। क्वेश्चन उन्नीस सौ मिरर है। इक्यानवे में करों में कमी और कर प्रक्रिया के सरलीकरण का मुख्य कारण क्या है? पहला कहता है उच्च कर दरें बचत के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती है और कर चोरी का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कह रहा है 1991 के बाद लोगों की आय में लगातार गिरावट आई है और इस तरह कर की दरें भी घटी हैं। आय में तीसरा कह गिरावट तो रहा है नहीं आई है, ग्लोबलाइजेशन आएगा जी तो आय सर, में वो तो गिरावट तो नहीं आनी और चाहिए, बढ़ते ठीक है, आगे। जाएगा। हम्म उच्च कर दरें उच्च डिस्पोजेबल आय और इस प्रकार खपत के निम्न स्तर का संकेत देती है। कह रहा है 1991 में करों में कमी और कर प्रक्रिया के सरलीकरण, यानी टैक्स रिबेट जो दिया के कारण क्या हो सकता है? तो उसके कारण वही हो सकता है ना सर कि थोड़ा सा कर चोरी में कमी, यानी पहले टैक्स वाला पेमेंट बढ़ गया। जैसे अब बिल्कुल अभी GST लाया पहला तो GST में भी टैक्स पेमेंट बढ़ गया है। तो पहला उच्च हमको कर तो लग सकते रहा है बचत के लिए। जी, आंसर भी पहला ही दिया है सर। उच्च कर अच्छा, दरें बचत के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती है और कर चोरी का एक प्रमुख कारण है। कर चोरी का प्रमुख कारण बन जाता है, अच्छा, यानी टैक्स उन्नीस सौ पेमेंट कम इक्यानवे हो में गया। करों में कमी और कर प्रक्रिया के सरलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च कर दरें बजट के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती है और कर चोरी का एक प्रमुख कारण बन जाती है। ये सही लिया है।
हाँ सर, जैसे कि देखिए टैक्स का रेट हाई रहेगा तो लोग फिर टैक्स देने से ये करने लगते हैं ना, चोरी करने लगते हैं टैक्स का। तो अच्छा, उसी वैसे भी के इंडिया में लिए 40% टैक्स है। 1991 में एक ये सिस्टम लाया गया कि टैक्स को कम कर दिया गया और उसको पे करने का जो सिस्टम था उसको भी बहुत सामान्य तरीके से लागू किया गया कि बिना किसी बहुत खूब। झंझट के आप पे कर सकते हैं। दिन में तो 10 बार मैसेज आता है से आपने मतलब इनकम टैक्स फाइल किया कि नहीं किया। सर ये प्रश्न ठीक ठाक है 33 नंबर से चलिए अच्छा ठीक है। है। नहीं, 33 नंबर अच्छा नहीं है। कितना आदमी जो इसमें इनमें ईमानदारी से बताए कितना आदमी इसमें ए मारने वाले, तो मुझे पता है सबके सब उपयुक्त सभी मार के आते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है बिल्कुल, अपने एग्जाम में स्टूडेंट के बैठे बारे तो में। ठीक है। ऑप्शन डी को ही चूज करते। एनालाइज करते ना सर, तब थोड़ा बहुत सही जाने की उम्मीद थी। नहीं मैम, ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर ऑप्शन डी सेलेक्ट करने का चांस रहता है कि अगर एक में से सही जी ले मैम, रहे क्योंकि हाँ। अगर तीनों की जानकारी ना हो तो 35 नंबर पढ़िए। इसमें तो मिलान करना है सर। ठीक है, 35 का आंसर सी दे रहा है। आंसर सी दे रहा है सर, डायरेक्ट इसको पढ़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आंसर सी दे रहा है। आंसर सी। ठीक है, क्योंकि सारा नहीं जानते तो फिर इसमें समय क्यों बर्बाद करना है। आंसर सी दे रहा है, यानी नौकरी प्रशिक्षण पर श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होगी। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्रवास है, तो प्रवास में नई जगह पर अधिक सही आय हो बात जाएगा। है, मतलब दूसरी प्रवास जगह में तो आप जाएंगे नई तो जगह फिर पे आप जाओगे ही। तो हाँ, दूसरे ये जगह भी पे सही जाओगे है। वैसे भी आप मतलब कन्वर्ट करते अपने जॉब के, तो कम से कम 20% का हाइक तो मिलता ही है कम से कम। ये ठीक है, प्रश्न बनने चलिए। लायक था, बन जाता ये है ये जो दिमाग सही से है। बना सकते हैं। नौकरी में प्रशिक्षण अगर हाँ, देंगे, बना ट्रेन लेबर क्यों, स्किल इंडिया क्यों काम कर रही है, ताकि मतलब उतना ही लोग जो काम करे उसको काम को मतलब उसके मानव उत्पादक पूंजी में में वृद्धि होगा। वृद्धि हो सके। हाँ, ठीक है, श्रम बिल्कुल। उत्पादकता में अब वृद्धि हो सकेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को काम पर लगा दिए, जैसे हम ही को काम पे लगा दे, मान लीजिए टोकरी बिनने के लिए देते हमें। ठीक है, दिन भर में भी एक न बिनेंगे। ठीक है, और उसी में जो व्यक्ति को आता है वो तो आराम से कर लेगा। ठीक है, तो क्योंकि वो ट्रेंड है। भौतिक पूंजी की बात करेंगे तो इसमें मतलब क्या हो जाएगा, मूर्त पूंजी हो जाएगा। मूर्त मूर्त में आता है ना। अब मानव पूंजी की बात करेंगे तो किसमें जाएगा, ये आपका शिक्षा और मतलब शिक्षा और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से ठीक है, मानव पूंजी में वैसे भी ह्यूमन को रिसोर्स माना गया है। ठीक है, मानव क्या है, एक संसाधन है। मानव क्या है, एक प्रकार से मानव क्या है, संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। देखिए ये प्रश्न आ गया 36 नंबर, इसको भी जरा पढ़िए। कथन कह रहा है भुगतान संतुलन की पूंजी प्रकृति में अनावर्ती है। कारण कह रहा है कि पूंजी हस्तांतरण किसी देश की संपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करता है। पूंजी हस्तांतरण किसी देश की संपत्तियों और देनदारी को, ये तो जरूर करता है सर। भुगतान संतुलन यानी बीओपी वाला हो गया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बताइए क्या होगा। प्रकृति की अनावर्ती, अनावर्ती मतलब क्या होता है, नन रिकर्निंग, रिकर्निंग होता है, नन रिकर्निंग। दोनों सही है क्या, कथन ये और आंसर क्या, आंसर में क्या बता रहा है। आंसर में बी दे रहा सर, आर नहीं सही है। मतलब क्या, भुगतान व्याख्या संतुलन नहीं की करा पूंजी था, दोनों सही है प्रकृति में लेकिन व्याख्या अनावर्ती नहीं। है। ठीक है, पूंजी हस्तांतरण कमी किसी किसी देश की परिसंपत्तियों का देनदारी का प्रभावित करता है। बताइए कौन सा ही, मतलब कथन ए भी सही है, क्या होगा, कथन ए भी सही है, कथन आर भी सही है, लेकिन मतलब कथन आर कथन ए की मतलब व्याख्या नहीं करती है। दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जो लग ही रहा था बैलेंस ऑफ प्राइस, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं दिया सर, वैसे दिया है। चलिए, तो मतलब क्या होगा इसका, कथन ए और कथन आर दोनों सही, लेकिन एक दूसरे का मतलब व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखें। भुगतान संतुलन चलिए में 37 पूंजी नंबर। प्रकृति में अनावर्ती होती है, और दूसरा कह रहा था कि पूंजी हस्तांतरण में किसी देश की परिसंपत्तियां या संपत्तियों या एसेट हुआ और देनदारी जो हुआ, वो दोनों को प्रभावित करेगा। लाइबिलिटीज को भी प्रभावित करेगा और एसेट को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर है। M1 से M4 की ओर जाने पर मुद्रा की तरलता घटेगी। M4 से M1 की ओर जाने पर खर्चा करने में क्षमता घटेगी। और तीसरा कह रहा है बैंक M1 मुद्रा का इस्तेमाल कर्ज बांटने में भी कर सकता है। कर्ज बांटने में करता है M1 का। पहला वाला तो सही है, लग रहा है, M1 से M4 बी होना चाहिए, क्योंकि M1 से M4 की ओर जाने पर मुद्रा की तरलता घटेगी। M4 से M1 की जाने पर खर्च करने की क्षमता घटेगी। बैंक M1 मुद्रा का इस्तेमाल कर्ज बांटने में भी कर सकता है। ठीक है, बताइए। सर इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा।
हाँ, कौन ए सा बी कथन सही बोलने नहीं है से बताइए। पहले हाँ कौन सा कथन सही नहीं है जो बोल रहा है? क्या लिया है इसका आंसर? तो आंसर बी लिया है सर। बिल्कुल आंसर ठीक बी है। लिया है, दो यानी और 2 और तीन 3 दो दोनों और गलत तीन है। जो है मतलब इसका सही नहीं है। ठीक है। M4 से M1 बाकी की ओर जाने पर कर्ज करने की क्षमता घटेगी। M4 को वो बैंक कहते हैं ना कि जो सबसे व्यापक मुद्रा होती है, M4 सबसे ज्यादा व्यापक होती है मुद्रा। तो हमको लगता है M1 से M4 की लेकिन तरफ जाएंगे, M4 से M1 की बहुत तरफ नहीं जाएंगे। ठीक ठीक है। देखिए क्या है इसका सोल्यूशन में लिखा हुआ, बैंक M1 मुद्रा का इस्तेमाल कर्ज बांटने में भी कर सकता है। ठीक है, दोनों को देखें तो क्या है इसका। M1 सबसे अधिक तरल है और लेन देन को सबसे आसान बनाता है, जबकि अच्छा। M4 सबसे कम तरल है, उल्टा है तरल। ठीक है। हम्म और इसमें कह रहा है कि M1 जो है जनता के पास मुद्रा बैंकिंग प्रणाली में मांग जमा यानी चालू खाता और बचत खाता दोनों को मिलाकर जो होता है वो M1 होता है। ठीक है। हम्म और आरबीआई के पास अन्य जमा होता है, तीनों होता है इसमें। अगर M1 की बात की जाए, M1 में पहले तो हम्म आपको हो गया कि जनता के पास जो मुद्रा है यानी जो आपके पास कैश है वो हो गया। फिर बैंक प्रणाली में मांग जमा यानी चालू खाता और बचत खाता दोनों होता है। आरबीआई के पास जो अन्य जमा होता है ना वो भी M1 में शामिल होता है। तो और M1 M2 मुद्रा में का इस्तेमाल कर्ज बांटने में भी तो नहीं किया जा सकता है ना। नहीं सर, आरबीआई के पास जो जमा है उसको आप कैसे कर हाँ, तो दीजिएगा? उसको कर्ज बांटेंगे? कैसे कर्ज बांट सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। चालू तो खाता आरबीआई बचत का बचत देखिए, चालू अकाउंट भी खाता से नहीं किया जा होता है ना। सकता है, लेकिन सेविंग हम्म अकाउंट से हम दोनों से कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई के पास जो जमा है उससे नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें ये बिल्कुल गड़बड़ ये है। ठीक है। आरबीआई तो में अकाउंट ही कहाँ खुलता है, और हम सब को थोड़ा ना खुलता है, कुछ ऐसा होता है ना प्रेसिडेंट वगैरह का होता है आरबीआई में। आरबीआई में तो अकाउंट आम ही आदमी नहीं का तो होता है नहीं ना। खुलता है, और का हाँ। पता नहीं, इसे हाँ व्यक्तिगत खुल सकते हैं कि नहीं खुल सकते हैं। ठीक है। नहीं सर, व्यक्तिगत तो नहीं, व्यक्तिगत नहीं। और व्यक्तिगत में प्रेसिडेंट का खुलता है कि नहीं खुलता नहीं पता, लेकिन आम आदमी का तो नहीं खुलता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर। M2 वाला भी पढ़ देते हैं सर, इसको जाननी है क्योंकि M2 M1 और M3 4 ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन सर। इसको इम्पोर्टेंट है, दिमाग में ठीक है, इसमें डाक पढ़िए। खाने आ रखना अच्छा है। जाएंगे M2 में। M2 को हम्म कहता है M1 कि और डाक खाना। M1 प्लस हाँ डाकघर बचत बैंक वाला हो जाएगा तो M2 हो जाएगा। और M3 हो हम्म जाएगा M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा। ठीक हम्म। है। M4 हो ये गया टाइम M3 प्लस डिपॉजिट होती डाकघर। है, टाइम हाँ डिपॉजिट। बचत बैंक हाँ, के सभी सावधि जमा। जमा मतलब टाइम सर डिपॉजिट जो होता है M2 बैंक में। M3 M4 में ना सब में ऐड होते जाएगा। ठीक है। M2 में M1 ऐड हो जाएगा, M3 में भी M1 हम्म ऐड हो जाएगा, जबकि हम्म। M4 में M3 ऐड हो जाएगा। ये सब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तभी पकड़ाएगा सर। चलिए चलिए, क्लियर कीजिए इसको, आगे बढ़िए। इस कॉन्सेप्ट के चक्कर में पता चलेगा, जो भी आता है भूल गए, अभी अभी रहने दीजिए। जो आता है उसी पे छोड़ फोकस करें। दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। एमएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह हम्म रहा है कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह एक बाजार हस्तक्षेप है। हम्म दूसरा कह रहा है यह भारत सरकार द्वारा बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित किया जाता है। ये तो सही हम्म लग रहा है। सही है। हाँ, तीसरा ये कह रहा तो है सही सरकार है। द्वारा हर 8 महीने में इसकी घोषणा की जाती है, ऐसा तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, यह गलत है ये। आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत्री कैबिनेट ये तो समिति सही है, यानी CCEA ये सही है, हाँ ये द्वारा सही है। पर अनुशंसित किया ये जाता है। CCA द्वारा होता है आर्थिक सर, मामला आर्थिक का मामला कैबिनेट मंत्री करेगा इसको अनुशंसित, ये गलत है। क्या होता है उसका, कैबिनेट एक होता है ना, क्या कौन सा विभाग करती है। अम, ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसका कृषि अनुशंसित हाँ, लागत करेगा। कृषि विभाग। लागत, सॉरी सॉरी सॉरी, सी कृषि हाँ, सी लागत सी अमूल्य आयोग करता है, बिल्कुल ठीक है। ये हाँ गलत है कृषि लागत, इसका ये गलत है, तो जवाब। मतलब एक और मतलब कौन सा ये गया, दो सही है, गलत पूछ एक रहा और है। दो सही है। नहीं नहीं, एक और दो सही सही है। सही तो है, पूछ रहा था क्योंकि बिल्कुल 8 ठीक है, महीने में एक और नहीं दो। करता, ये तो कंफर्म जानते थे। और आर्थिक वाला भी हम्म पकड़ा गया कि कृषि लागत वाला मूल आयोग करता है, तो 3 और 4 तो गलत कृषि हो गया, लागत तो मूल सही आयोग कहा। करता है। ठीक एक है, और यह दो आर्थिक सही है, मामलों तीन कैबिनेट चार समिति नहीं गलत है। करता है। एक दो सही है, ठीक है। चलिए, इसका एक दो सही है, इसका देख लीजिए क्या सही है, इसका एक दो सही है। ठीक है, चलिए। किसान बीमा वाला जो आया है ना सर योजना, प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, उसके हम्म तहत तो पहला आपको ऐसे ही सही लग रहा है कि अगर हम्म कृषि उत्पादकों को बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह एक बाजार हस्तक्षेप है, बाजार में हस्तक्षेप करेगा तभी तो वो कीमत निर्धारित करेगा। ठीक है। जी सर। बुआई के नेक्स्ट मौसम क्वेश्चन की है। शुरुआत में ही की जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। जी ठीक है, हाँ। सर, चलिए आगे एमएसपी का चलो, शुरुआत 39 से ही नंबर। बता दिया जाता है, गेहूं हम्म का, चावल का, खरीफ 39 नंबर। फसल का। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय मंदी का कारण बन सकते हैं? तो कह रहा है पूंजीगत संपत्ति और इन्वेंट्री में अधिक निवेश,
दूसरा कह रहा है अंतिम वस्तुओं का उत्पादन अवशोषित नहीं होता है, जिससे कीमतें कम होती है और आर्थिक गतिविधियां कम होती हैं। चक्रीय मंदी का मतलब होता है ना कि अब कुछ समय के लिए आप, अच्छा मंदी में आ गया। हाँ बताइए, क्या है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय मंदी का कारण बन सकते हैं? पूंजीगत संपत्ति और इन्वेंट्री में अधिक निवेश, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन अवशोषित नहीं होता जिससे कीमतें कम होती है और आर्थिक गतिविधियां कम होती है। बताइए कौन सही, एक सही है, दो सही, एक दो सही, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है? बताइए क्या सही होगा। दोनों सही दिया सर, दोनों बिल्कुल ठीक है, सही क्या है, दिया। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, मतलब पूंजीगत संपत्ति और इन्वेंट्री में अधिक निवेश, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन अवशोषित नहीं होता जिससे कीमतें कम होती है और आर्थिक गतिविधियां क्या होती है, कम होती है। ठीक है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सोल्यूशन जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में सही है? पहला कह रहा है केवल चावल और गेहूं की कुछ फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। दूसरा कह रहा है इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय जिम्मेदार है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तो केवल चावल और गेहूं के लिए तो नहीं हो सकता है, जहां तक हमको लग रहा है सर। और दूसरा इस सही योजना लग का रहा है कार्यान्वयन का कृषि मंत्रालय जिम्मेदार है, बताइए कौन सही है। जी सर, बी ही सही है, हमको भी वही लग रहा था। केवल भी सही है। हम लोग ठीक है, तो पढ़े थे इसमें ना कौन कौन फसल को सुबह शामिल में किया पढ़े गया थे है? ना सर, हम लोग बिहार वाला में पढ़े थे ना सुबह में कि राष्ट्रीय खाद्य जो फसाई द्वारा निकाला गया था, तो उसमें क्या स्थान था, और एनएफएसएम के द्वारा क्या स्थान था। इसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शायद 22वां स्थान था। 22वां था। जी ठीक है, सर देखिए ठीक है। राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स में खाद्य सुरक्षा मिशन मूल रूप से मोटे अनाज के लिए लाया गया है ना? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हाँ, ये है। 2000 इसमें कौन कौन फसल है, देखिए ना सोल्यूशन में दिया होगा। केवल चावल और गेहूं की कुछ फसलों को, देखिए 5 वर्षों के लिए गेहूं, चावल और दाल का उत्पादन और उत्पादकता को स्थायी आधार पर बढ़ाने के लिए मतलब ये जैसे शुरू दाल भी किया शामिल गया है, था चावल गेहूं 2007 में। दाल। हाँ हाँ, हाँ 2007 तो में। इसमें मतलब दाल भी शामिल है। ठीक है, दाल भी शामिल है इसमें। इसको 2007 में शुरू किया गया था सर। जी उस मिट्टी की 2007 में इसको शुरू किया उत्पादकता। गया। ठीक है, चलिए और ठीक है, इसमें 41 नंबर पहला प्रश्न वर्ग, पढ़िए। इसमें पहला वर्ग कह रहा ना कि अगर कहे तो संशोधन 2013 में किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य हम्म सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार इसी के तहत के ना उड़ीसा मौजूदा नंबर खाद्य 1 पे सुरक्षा आया था, कार्यक्रम 2013 के संशोधन के बाद के उड़ीसा पहला राज्य बिल्कुल ठीक बना। है, चलिए 41 नंबर इसी के प्रश्न तहत पढ़िए। इसी के तहत सर मिड डे मील इसी के तहत आता है। ठीक है, मिड डे मील हाँ, तो राष्ट्रीय एकीकृत खाद्य बाल सुरक्षा नीति के तहत मिड डे मील आता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, केडीएस भी इसी के अंतर्गत आता है सर। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। रेपो दर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं। वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं। वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक से ऋण ले सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि सेंट्रल बैंक के पास रख सकते हैं। और चौथा कह रहा है वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन ऋण देते हैं। बताइए वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंक कौन है सा सर। कथन सही है। हाँ, कमर्शियल ये बैंक, ऋण जिसे हम लोग लेता है, ऋण लेते हैं। ऋण बी लेता दे है। रहा बी बी सही होना चाहिए। सेंट्रल बैंक से ऋण लेगा कमर्शियल, वही है। सेंट्रल रेपो बैंक रेट का यानी कि मतलब, अच्छा आरबीआई से ना। अच्छा। जी सर, हाँ, आरबीआई से क्या रेपो बी रेट। सही लिया है। हाँ, जी यही सर। होना ही चाहिए। वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक और से ऋण मतलब लेते हैं। ठीक है, उसके बदले में उनको क्या देना पड़ता है, जो और मतलब वो जो ऋण जो वापस जो देते हैं, इंटरेस्ट जो देते हैं, उसको रेपो रेट इंटरेस्ट पे बोलते देना हैं। ठीक है, पड़ता है। और ये जी सर। वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन बात करेंगे। वाणिज्यिक बैंक जो, ये वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि को सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, उस पे जो मतलब ऋण जो रिटर्न करता है उसको सेंट्रल बैंक, उसको रिवर्स। रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। कैश ठीक है, रिजर्व हाँ, रेशियो रिवर्स होता। रेपो रेट। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो होता ना। नहीं, कैश रिजर्व CRR होता रेशियो ना तो वो। एक कैटेगरी होता है जिसको मतलब सारे वाणिज्यिक बैंक को रखना पड़ता है। मतलब भाई साहब रखना इसके पास होता रखोगे है तुम इतना आरबीआई पैसा के तुम रख पास। दो। हाँ, ठीक है, वो वही एक वही हुआ सर, वो जो आरबीआई का सी रखो। नंबर आप पढ़े ना, देखिए सी नंबर में क्या कर रहा है, वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा राशि
सेंट्रल बैंक के पास रख सकते हैं। ये तो कैश ये रिजर्व उसको तो ना वो भी रखते हैं, वो तो फिक्स है हाँ भाई साहब, ये आप ले नहीं सकते हो। ये कैश रिजर्वेशन में आपने जो जी पैसा जो डाल दिया ना, नहीं ले वो वापस सकते नहीं ले सकते। हाँ लेकिन बैंक अपना प्रॉफिटेबल है, अब बैंक के पास कुछ और भी पैसा आ गया तो उस पैसा को भी चाहे तो आरबीआई के हाँ वो पास वो भी रख जमा सकता कर है, ठीक है। सकते हैं हाँ रख हाँ सकते हैं बिल्कुल जी ठीक है, लेकिन ये तो मतलब रिफंडेबल नहीं है भाई, नहीं लग सकता है, ठीक है। कभी बैंक हाँ डूबे कि हुए गया अगर तो पब्लिक का पैसा रिफंडेबल एक नहीं सोशल कंट्री में नहीं डूबना चाहिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम्म, आरबीआई बीच में वो करती है, ठीक है। हाँ जो जैसे चलिए कि अगर डेट में चला हम्म गया या फिर तो बैंक करप्ट हो हाँ, गया तो कुछ भी हो उसको सकता है, हाँ ठीक है। पब्लिक का पैसा तो क्यों उसको डुबाएगी आरबीआई, ठीक है। पेमेंट करना होता है जी सर। हाँ चलिए पढ़ेंगे 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा है क्रेडिट राशनिंग केंद्रीय बैंक का मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण उपाय है। दूसरा कह रहा है उपभोक्ता ऋण का विनिमय केंद्रीय बैंक का एक मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपाय है। तीसरा कह रहा है हम्म बैंक दर देश के सेंट्रल बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण उपाय है। इसमें से हम्म कौन सा सही है? एक दो तीन, एक तीन, एक दो, दो तीन। कौन सा सही है? तो आंसर दे रहा है तीनों, तीनों सही है। बिल्कुल ठीक है, तीनों सही है। कथन एक दो तीन, तीनों के सारे स्टेटमेंट क्या सही है? एक रिपीट कर दीजिए सारे स्टेटमेंट को, जी क्योंकि सर तीनों कह सही रहा है। है क्रेडिट राशनिंग राशनिंग क्रेडिट हम्म राशनिंग जो है ना केंद्रीय बैंक का हम्म मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण उपाय हम्म है। यानी हम्म सेंट्रल बैंक अगर कहे कि साख नियंत्रण के लिए जो उपाय करती है वो क्रेडिट राशनिंग होता है। दूसरा कह रहा है उपभोक्ता ऋण का विनियमन केंद्रीय बैंक का एक मात्रात्मक ऋण नियंत्रण उपाय है। तीसरा कह रहा है हम्म बैंक दर देश के सेंट्रल बैंक द्वारा यानी बैंक रेट हम्म ठीक है द्वारा उपयोग किया जाने वाला चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण उपाय है। हम्म जैसे मौद्रिक नीति निकालता है ना सर तो पता है ना कि जो आपका मुद्रास्फीति है या फिर जो महंगाई बढ़ रही है तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो अभी बहुत अच्छा भारत ने किया है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों को आरबीआई अपनाती है, जिसमें कि क्रेडिट राशनिंग है जो क्रेडिट नियंत्रण उपाय हुआ, और मात्रात्मक उपाय के हम्म लिए वो विनियमन का उपयोग करती है, उपभोक्ता ऋण का विनियमन करती है, और तीसरा कह रहा है बैंक रेट जो हुआ वो चुनिंदा क्रेडिट नियंत्रण उपाय है। तीनों उपाय ही हैं इस चलिए सारे सिस्टम के को सारे मजबूत सही है, करने ठीक है। चलिए 43 नंबर के। प्रश्न करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कार्य है? पहला हम्म कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक दवाएं प्रदान करना शामिल है। हम्म दूसरा कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित शिक्षा और जागरूकता फैलाने में शामिल है। तीसरा कह रहा है हम्म प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान करने पर केंद्रित है। चौथा हम्म कह रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में उचित पोषण को बढ़ावा देना शामिल है। एक दो चार तो हमको लग रहा है कि सही है सर। बताइए क्या अनुसंधान सही है। पर कोई केंद्रित होता है कि नहीं? जी सर सही है, सी नंबर ही दिया है। कोई अनुसंधान पे केंद्रित नहीं होता है क्योंकि जैसे कैसे कहता है प्राइमरी स्तर पे जो आपको है ना हम्म अ, ये प्राथमिक स्वास्थ्य तो केंद्र वही हुआ ना प्राइमरी स्तर पे ये सब चीजें अवेलेबल करवाना। इसमें अनुसंधान नहीं होगा, ठीक है। बाकी एक दो जी चार स्टेटमेंट क्या सही है आपका, ठीक है। तो क्या है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का कार्य है? तो पहला स्टेटमेंट क्या था? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक दवाएं प्रदान करना शामिल है, सही है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित शिक्षा और जागरूकता फैलाने के काम करते, बिल्कुल। गांव में आप देखेंगे इसमें मतलब आंगनबाड़ी कर्मचारी आती है, आशा की कर्मचारी आती है, ठीक है। जो कि मतलब महिलाओं के बच्चे लोग के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मतलब बताएंगे, प्रेगनेंसी के बारे में सही जानकारी, उन लोग को पैड वगैरह किस तरीके से यूज करना, ये सब बारे की जानकारी देखती है, तो ठीक है। तो ये मतलब बेसिक जगह पे, ठीक है। स्वास्थ्य देख बेसिक जगह पे देखेंगे, स्वास्थ्य समस्याओं संबंधित मतलब चीज जागरूकता फैलाने के काम करती है, ठीक है। तो बहुत सारे टीवी में भी ऐड वगैरह आप देखते हुएगा, दीदी क्या बोलते जल्दी हैं, आशा करो दीदी की, मसाला आंगनबाड़ी थोड़ा दीदी दे क्या बोलते हैं, क्यों सब मेरा बिल्कुल खाना ठीक है। है और मसाला साला है। हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान करने पे करें, अनुसंधान तो रिसर्च तो हो नहीं सकता है, ठीक है। बिल्कुल, रिसर्च तो होगा मतलब उत्कृष्ट केंद्र में ही रिसर्च होगा, प्राथमिक जगह पर रिसर्च तो आप करेंगे नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में उचित पोषण को बढ़ावा देना शामिल, बिल्कुल ठीक है। आप आंगनबाड़ी सेंटर पे जाएंगे तो सोयाबीन दिया जाता है, क्यों दिया जाता है सोयाबीन? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। दाल दिया जाता है चना का, क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। बहुत सारे ऐसे टॉफी वगैरह भी देते हैं जो कि मतलब प्रोटीन रिच होते हैं, ठीक है। आप लोग भी आंगनबाड़ी में होंगे तो देखेंगे एक टॉफी मिलता था,
कैल्शियम, प्रोटीन, इस सबसे रिच मतलब होता। तो ये सारे चीज को मतलब उचित पोषण को मतलब बढ़ावा देना कार्य शामिल है, ठीक है। तो चले ये 1 2 4 सही है। तीसरा नंबर अनुसंधान करना केंद्रित नहीं है, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न पढ़िए जरा। आरबीआई पर प्रतिबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला करा है इसे अपने स्वयं के शेयरों या किसी अन्य बैंक या किसी कंपनी के शेयरों को खरीदने या ऐसी सुरक्षा पर ऋण देने की मनाही है, मतलब नहीं दे सकता है। दूसरा करा है इसे अपनी जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। तीसरा करा यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में संलग्न नहीं हो सकता है। ये तो एकदम गलत लग रहा है सर। चौथा करा यह अचल संपत्ति के खिलाफ ऋण प्राप्त नहीं कर सकता है या उसके विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता है। करा इनमें से कौन सा सही है? 3 4 तो हमको इसी गलत लग रहा है, लेकिन 1 2 3 सब में 3 सब दिया है, 3 सब में शामिल है ऑप्शन में। हाँ बताइए क्या होगा। नहीं सर, सी तो नंबर आरबीआई पे प्रतिबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान रखिए इसमें कौन सा कथन सही लिया बताइए। तो सारे के सारे स्टेटमेंट के आपके सही है, ठीक है। इसे अपने स्वयं शेयरों के किसी अन्य बैंक या किसी कंपनी के शेयरों को खरीदने ऐसी सुरक्षा पर ऋण देने की मनाही है। इसे कंपनी जमा राशि पे ब्याज का भुगतान करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में संलग्न नहीं हो सकता, ठीक है। यह अचल संपत्ति के खिलाफ ऋण प्राप्त नहीं कर सकता या उसके विरुद्ध मतलब सलाह नहीं दे सकता। सारे के सारे स्टेटमेंट के आपके इसके सही है, ठीक है। चलिए पहले 45 नंबर प्रश्न मिलाइए। यही करता है सर। कौन? बॉन्ड, मतलब किसी तरह का बॉन्ड जो होता है आरबीआई जारी करता है। क्या इसमें लिखा हुआ है? इसमें बस जो ऑप्शन पढ़े सर वही दे दिया ऑप्शन में ही। जितना सारा ऑप्शन है चारों ऑप्शन इसमें लिख दिया है, बस और कुछ नहीं दिया है। इससे अपने स्वयं के शेयर और किसी अन्य बैंक या किसी कंपनी के शेयरों को खरीदने ऐसी सुरक्षा पर ऋण देने की मनाही है। इससे अपने स्वयं के शेयर और किसी अन्य बैंक या किसी कंपनी के शेयरों को खरीदने या ऐसी सुरक्षा पर ऋण देने की मनाही है। इसे अपनी जमा राशि पर ब्याज का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में संलग्न नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो सही है। यह अचल संपत्ति के खिलाफ ऋण प्राप्त नहीं कर सकता या उसके, ठीक है, बात करेंगे उसके विरुद्ध सलाह नहीं दे सकता, ठीक है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही लिए, ठीक है। चलिए देखेंगे इसको बाद में, जानकारी तो नहीं है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इसको मिलाइए तो 45 का आंसर क्या है इसका? 45 का मिलाते जल्दी से, याद ही कर लेते इसको, विशेष दिमाग नहीं लगाना करने से कोई फायदा नहीं है। सी नंबर दिया है सर ऑप्शन ए का 2। सी नंबर मतलब ए का 2। कमांडिंग का मतलब क्या आ जाएगा? रणनीतिक महत्व, ठीक है। कमांड मतलब रणनीति, ठीक है। बी का क्या लिया है? बी का 3। बी का 3 इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सनराइज इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है। सी का क्या लिया है? सी का 4 सी का उद्योगों के लिए महत्व की बात करेंगे। दूसरी FYP, ठीक है। और लघु उद्योग का क्या लिया है? कार्य समिति। दूसरी पंचवर्षीय योजना सर, हाँ फाइनेंशियल दूसरी ईयर पंच, प्लानिंग। हाँ मतलब क्या ये लिख दिया है? ऐसा लिखा ना कि पकड़ में नहीं आएगा सर। और लघु उद्योग कार्य समिति, लघु उद्योग जो है ठीक है। लघु उद्योग का क्या होगा? कार्य समिति। जी सर, लघु उद्योग के बारे में कुछ दिया है क्या? जी सर, लघु उद्योग समिति की स्थापना 1955 में की गई थी। इसे कार्य समिति भी कहा जाता है, बस ये दिया है। ठीक है। वो कब किया गया था? 1955 में। 55 में। कमांडिंग हाइट्स जो अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स जो है ना सर, वो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था में कहा गया है। जिसका कमांडिंग किसमें कहा गया? मार्क्सवादी में है। हाँ, मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स निजी उद्योग के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ही होगा, नहीं? चलिए ठीक है। 46 कुछ ज्यादा टफ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खत्म करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के खत्म करेंगे। 46 नंबर देखिए क्या है, पढ़िए इसको जल्दी से। कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा। 46 नंबर देखिए तो क्या है? कम से कम 75 तक पहुंचिए मैम, नहीं तो पार नहीं लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के जनसंख्याकी प्रोफाइल के संबंध में गलत है? जीवन प्रत्याशा 60 वर्ष थी। प्रति 1000 जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर लगभग 70 थी। समग्र साक्षरता स्तर 16% से भी कम था। और चौथा करा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काफी कम थे। तो कम तो ना होगा, ज्यादा ही होगा। 4 वाला तो गलत ही लग रहा है। औपनिवेशिक शासन के दौरान पूछ रहा है।
बोल रहा है इसमें से कौन कौन गलत है सर, तो एक मेरे दो को 1 और 4 गलत लग रहा है, मतलब ऐसा तो कोई है नहीं। एक दो चार सही, गलत है सर, सिर्फ 1 सही 2 में 4 सी है। गलत है। पहले लोग बहुत दिन जीते थे। जीवन जीवन प्रत्याशा प्रत्याशा 60 60 वर्ष की नहीं थी, गलत है, ठीक है। कितनी 32 थी? वर्ष थी सर, 32 वर्ष। बहुत, कौन बोला बहुत दिन जीते थे? आप बोले। अभी ना जीता 32। है मैम, पहले 30-35 तक तो साफ हो जाता था कि ये वो तो 32 वर्ष ये जी एक आया। आदमी को, एक आदमी का ना कहानी सुन के सो बाबा 100 साल जिए, तो वही वाला यार, हेल्थ का व्यवस्था नहीं था। लोग मतलब थोड़ा सा तबीयत खराब होता था मर जाता था, ठीक है। प्रति 1000 व्यक्ति जन्म मृत्यु 70 नहीं, कितनी थी? 70 से ज्यादा कितना था इसमें? 218 प्रति हजार मृत्यु दर था सर, मतलब शिशु मृत्यु दर 218, बाप रे 200, बाप हाँ बच्चे, 218। ठीक है। और समग्र मतलब साक्षरता बाल 16% स्वास्थ्य से का कम था, कोई, ठीक है। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर 16% से कम कोई कितना था? अप्रोक्स कितना था ये तो पता, 16% से 16% कम था। था, लगभग 16% था, ऐसे दिया है, अच्छा, लगभग लगभग 16%। 16%। जन्म और मृत्यु दर दोनों काफी कम थे, ठीक है, तो ये तो नहीं है। जन्म दर भी अधिक था, मृत्यु दर भी अधिक था, जन्म लेते थे मर जाते थे लोग, इसलिए मृत्यु दर भी अधिक था, ठीक है। तो केवल इसका 1 2 4 कथन की बात करें गलत है, केवल 3 कथन सही है, ठीक है। चलिए 47 नंबर। जी सर, कौन सा कथन भारतीय आर्थिक नियोजन के संदर्भ में सही है? हम्म पहला कह रहा है भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप निर्देशात्मक व्यवस्था के ज्यादा करीब है। हम्म दूसरा कह रहा है इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत नहीं है। तीसरा कह हम्म रहा है इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और चौथा कह रहा हम्म है इसमें साम्यवादी तथा पूंजीवादी दोनों तत्वों का समन्वय है। भारतीय आर्थिक नियोजन तो दोनों का तो समन्वय है, तो साम्यवादी और समाजवादी पूंजीवादी। अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्या दिया है, मिश्रित में तो पूंजीवादी और साम्यवादी है तो हो सकता है, ठीक है। बताइए तो क्या ए दिया है? दिया है सर, ए दिया है सर। अच्छा, भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप निर्देशात्मक व्यवस्था के ज्यादा करीब है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यही सही है, ठीक है। बाकी इसका स्वरूप विकेंद्रीकृत नहीं है। चलिए हटाइए, ये देन सही है, ठीक है। आपका भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वरूप, ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निर्देशात्मक, दोनों आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, सार्वजनिक और निजी से दोनों आ जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखिए। बाप रे बाप, सकल घरेलू उत्पाद सही क्या है इसमें वो बताइए, क्या सही है इसमें? उत्पाद के बारे में यानी जीडीपी के बारे में क्या सही है सर, वही सुन क्या लीजिए सही सर। है? ऑप्शन क्या है सही की? ऑप्शन ऑप्शन क्या ए है दिया है बताइए। सर, पढ़ ऑप्शन ए दीजिए अब दिया है। इसको, क्या है पढ़ दीजिए जरा इसको। नॉमिनल जीडीपी मौजूदा कीमतों पर, हम लोग देखे थे ना कि जो वर्तमान मौजूदा कीमत है। कीमती पे नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमत पे होता है। जी सर, कीमतों पर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जबकि हम्म वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यही सही है, ठीक है, यही सही है, बस इतना याद है, नॉमिनल जीडीपी मौजूदा कीमतों पे सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जबकि वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पे सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य है, ठीक है। देखिए मतलब सर, इसको वास्तविक याद रखना जीडीपी जो सबसे होता है आसान है। स्थिर कीमत पे, वास्तविक जो वही लोग वही होंगे वो क्या होंगे, स्थिर होंगे, ठीक है। स्थिर होंगे, नॉमिनल जो लोग जो और होंगे वो नॉमिनल मतलब, जो होंगे नॉमिनल का मतलब लास्ट ही होता है, ठीक है, एंड, मौजूदा यानी कि ठीक है, वर्तमान कीमत पर, जो बिल्कुल वर्तमान वर्तमान कीमत पे है कीमत वो हुआ, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी है, और जो हम्म वास्तविक जीडीपी है जो स्थिर कीमत पे। हम लोग पढ़ते हैं ना बिल्कुल स्थिर ठीक है। कीमत पर कितना हुआ इसका राजकोषीय घाटा। 2011-12 हम्म, आधार वर्ष है, उसी पर किया जी था। दो जी हजार जी ग्यारह बारह आधार पर, बिल्कुल ठीक है। 2011-12 में। 49 नंबर प्रश्न पढ़िए। 49 नंबर है सर, केनेसियन अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है केनेशियन अर्थशास्त्र मंदी की अवधि के लिए मांग पक्ष समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा कहता है महामंदी के जवाब में अपने सिद्धांतों को विकसित किया। तीसरा कह रहा है सक्रिय सरकारी नीति का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन दिया है केवल एक, यानी तीनों सही है, 1 2 तीनों सही है। बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। मतलब केनेशियन सर अर्थशास्त्र हाँ के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो केनेशियन अर्थशास्त्र मंदी की अवधि के लिए मांग पर समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, महामंदी के जवाब में अपने सिद्धांतों को विकसित किया है, और सक्रिय सरकारी नीति का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है, ठीक है। हम्म, चलिए ये पर है। जी सर, लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन सी दे रहा है, यानी 2 3 4 सही है, ठीक है। आय और धन के बीच में नहीं होता है, असमानता को दिखाता है सर। आय के देखिए इसमें लिखा है ना कि हाँ तो ये इसका जो क्या सही है, 2 और 3 सही है।
2 3 4 2 3 4 सही है। बिल्कुल ठीक है। क्या 2 3 4 से एक वाला गलत हो जाएगा? ये आय और धन किधर के चला बीच गया ये? संबंध दर्शाता है जो लिख रहा है। भाग इसमें दे कहाँ रहा गया है ये? द्विगुण इंग्लिश कैसे हो गया ये? क्वांटिटी अर्थव्यवस्था में आय और धन में असमानता की डिग्री को दर्शाने वाला वही ये तो कैसे आय हो और गया धन ये? के बीच संबंध या असमानता तो एक ही चीज ना हुआ सर। संबंध का मतलब या तो समानता या तो असमानता, दोनों में से कुछ भी दिखा सकता है। पहला कैसे गलत ले लिया? ये तो लॉरेंज वक्र हम लोग पढ़ना भी है सर मेंस के लिए। ठीक है, तो क्या इसका गलत लिया है? इसमें 2 3 4 कह रहा है सही है, फिर से पढ़ देते हम्म हैं। लॉरेंज वक्र के हम्म बारे में कह रहा है या आय और धन के बीच संबंध दर्शाता है, ये गलत है। हम्म बाकी कह रहा हम्म है वक्र की ढलान जनसंख्या वितरण के प्रत्येक बिंदु पर प्रति व्यक्ति आय के समानुपाती होता है। हम्म ठीक है। आय की पूर्ण समानता के मामले में लॉरेंज वक्र एक सीधी रेखा होगी और अधिक वक्रता के साथ असमानता अनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। गिनी गुणांक इस हम्म असमानता को मापता है, बिल्कुल सही है ये तो। गिनी गुणांक हम्म, आबादी में आय समानता की डिग्री को मापता है। जी ठीक है। सर, गिनी गुणांक आबादी में आय की समानता की डिग्री को मापता है। जी बिल्कुल सही है ये तो। लेकिन पहला कैसे गलत है जो नहीं समझ में आया, देखना पड़ेगा हमको। समझ में नहीं आया, छोड़िए आगे पढ़ते सर। ये तो हम लोग ग्रेशम का नियम तो जानते ही हैं, आपूर्ति और मांग पर निर्भर है। आई थिंक डी दिया है, पैसे पैसे के परिसंचरण पे, ये भुला गया था। ग्रेसम का नियम ग्रेशम का किससे नियम, संबंधित है? हाँ ग्रेशम का नियम पढ़ देते हैं सर। ग्रेशम का नियम हाँ, कहता है पढ़िए। कि कानूनी रूप से अधिक मूल्य वाली मुद्रा, हम्म कानूनी रूप से एक सेकंड सर, कानूनी रूप से अधिक मूल्य वाली मुद्रा कानूनी रूप से कम मूल्य वाली मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। अच्छा हाँ, हम्म जो जो पैसा जो है ना, अच्छी हम्म मुद्रा बुरी मुद्रा को बाहर कर देती है। नहीं ऐसा था, बुरी मुद्रा तो अच्छी मुद्रा पैसे को के बाहर। परिसंचरण पर आधारित हो जाएगी ना ये? हम्म, जी सर। ग्रेशम का नियम धातु मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभावों के अवलोकन के रूप में उत्पन्न हुआ है, लेकिन यह आज भी आज के कागज हम्म और इलेक्ट्रॉनिक धन की दुनिया में भी लागू होता है। ऐसा ठीक है। पढ़ना था ना सर कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है, ऐसी कुछ करके था ग्रेशम का नियम। उसी को ये कह रहा है सर कि कानूनी रूप से अधिक मूल्य वाली मुद्रा कानूनी हम्म रूप से कम मूल्य वाली मुद्रा को प्रचलन से बाहर बाहर कर कर दे, देती है। ठीक है, यानी सही जो है। अच्छी चलिए होगी वो इतना ही, बुरी को बाहर पैसे कर का देगी। परिसंचरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न पैसे का। देखिए। अह, किसी अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम तो स्मिथ। एडम स्मिथ। जी सर, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, थ्योरी ऑफ चलिए पढ़ेंगे मॉरल 53 नंबर। ये सबसे सेंटीमेंट्स। टफ क्वेश्चन यही था अभी तक का, 52 नंबर, जो कि हम लोग को आ रहा था। जी सर, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है हम्म जनसंख्यांकी संक्रमण समय के साथ साथ जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा कह रहा हम्म है जनसांख्यिकी संक्रमण के प्रथम चरण में उच्च जन्म दर हम्म के साथ मृत्यु दर भी उच्च होती है। तीसरा हम्म कह रहा है जनसांख्यिकी संक्रमण के द्वितीय चरण में उच्च जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी हम्म उच्च होती है। चौथा कह रहा है हम्म जनसंख्यांकी संक्रमण के चतुर्थ चरण में निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर होती है। बताइए कौन कह रहा सही है है? कौन कौन सा कथन सही है सर? ऑप्शन बी ले रहा है 1 2 4 सही है, यानी 3 गलत है। 3 क्यों गलत है? 3 क्या, कौन था? द्वितीय चरण में था सर। दूसरा चरण हम पढ़ देते हैं। दूसरा चरण में कर जन्म दर अधिक परंतु मृत्यु दर कम होती है। जन्म दर अधिक, लेकिन इसमें मृत्यु दर उच्च हाँ बिल्कुल, दिया है। दोनों को दोनों उच्च दे दिया है। ठीक है, जन्म दर क्या हम्म, होगा? कम होगा। जन्म दर क्या होगा? अधिक होगा। मृत्यु दर कम होगा, सॉरी, जन्म दर अधिक हाँ, होगा, जन्म मृत्यु दर दर अधिक कम होगा। होगा। ठीक है, हम्म। अब मृत्यु दर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दृश्य 54। निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। हम्म इसका बाप रे बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन था सर 53 का, अपने से पढ़ लेंगे सर। 54 पढ़िए। देखिए
व्यापार संतुलन दिस सर, वही बीओपी हो गया, मतलब बीओटी हो गया ना, बैलेंस ऑफ देश ट्रेड। निर्यात और देश आयात के बीच अंतर को क्या बोलते हैं? तो व्यापार संतुलन बोलते हैं, ठीक है। जी। चलिए, एक होता है व्यापार में अंतर होता है जिसको ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं, जो कि भारत और मतलब किसके साथ करता है? तो चीन के साथ करता है। ट्रेड डिफिसिट है हमारा, मतलब काफी अंतर है हम्म। ट्रेड में। चलिए पढ़िए ये हाँ, जितना वो 55 हम नंबर। आयात करते हैं उसकी तुलना में वो निर्यात बहुत वो कम करता है, बहुत इसी को ज्यादा कर कहते हैं। देता है, हाँ। जी। ये पढ़ेंगे अल्पकालीन सहकारी सुरक्षा पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते, इसको बोलते हैं अल्पकालीन सरकारी, इसको ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, जी सर। ट्रेजरी देखिए ट्रेजरी बिल ये भी निकलता आ है रहा बहुत था, कम मेरा समय दो के नंबर अंदर। फिक्स हो गया अभी तक। चलिए जी 56 सर। नंबर पढ़िए। श्रम का शोषण तब कहा जाता है जब, हम्म ऑप्शन बी दिया है, जब मजदूरी के अनुपात में सीमांत राजस्व उत्पाद ज्यादा हो। अधिक होगा श्रम तो का होगा, शोषण। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये वाला अगर भी। बी दिया है जी सर। हम्म मजदूरी सीमांत राजस्व उत्पादन से कम होगा, इसका चलिए मतलब ठीक यही है। ना हुआ सर, बी का। मतलब मजदूरी सीमांत आपको कम दे राजस्व। रहा है, उसके बदले में आपको ज्यादा काम करवाया हाँ, जा रहा है। ज्यादा सीमांत आपको, राजस्व हाँ। उत्पाद क्या होगा वो होगा, ठीक है। हाँ, फिर लोन वही लाइट, हुआ जी देखिए सर। आ गया, मारिए लोन लाइट ऑफ समझ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन चाहिए, मतलब लोन विचार राइट ऑफ। करना है, बताइए। लोन राइट ऑफ में डालने का अनिवार्य रूप से मतलब है कि अब इसे बैंक द्वारा संपत्ति के रूप में नहीं गिना जाएगा। दूसरा करा, इस हम्म प्रकार राइट ऑफ में डाली गई राशि बैंक की कर देयता को कम कर देती है। हम्म दोनों क्या सही सही लग है। रहा है? दोनों सही है सर। दोनों को दोनों सही है, ठीक है, दोनों को इसमें दोनों ज्यादा स्टेटमेंट क्या आपके सही है, ठीक ज्यादा है। तुक्का नहीं लगा सकते हैं इस समय सर, डायरेक्ट हाँ, लोन आंसर राइट जाएगा। ऑफ में डालने का अनिवार्य का मतलब ये है कि अब इसे बैंक द्वारा संपत्ति के रूप में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इसको इसको एनपीए भी बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बोलते हैं, ठीक है। इस हाँ प्रकार का जी राइट सर, ऑफ में डाली गई राशि बैंक को कर देता को कम कर देती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एस्टेट, नॉन एसेट, जी सर, परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। एसेट, ठीक है, एनपीए। चलिए आप चलेंगे 58 नब्बे नंबर। दिन के 90 दिन के अंदर अगर आप उसको चुकता नहीं हाँ कीजिएगा ना नहीं तो वो चुकाएंगे तो एनपीए में जाएगा एनपीए वो में 90 चला दिन के जाता अंदर में। है जी। 58 नंबर। आमतौर पर हम्म सरकार निवेश की नीति को लागू करती है। पहला करा है हम्म स्वामित्व के व्यापक हिस्से को प्रोत्साहित करने के लिए। दूसरा हम्म करा प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन का परिचय देने के लिए। तीसरा हम्म करा सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए। चौथा करा हम्म है गैर आवश्यक सेवाओं को अराजनीतिकरण के लिए। तो ऑप्शन इसमें है सर, केवल दो सही है। कितने बिल्कुल ठीक, कितने कठोर कथन मुद्रा वो सही है है जो जो पूछ रहा है? कितने कथन सही है, तो दो कथन इसमें सही है। 58 में कहा कितने कथन सही, नॉर्मल ऑप्शन दिए हुआ 58 में। और कौन सा हम पढ़ दिए सर? 58 का जगह हम कुछ और पढ़ दिए क्या? हम फिफ्टी इकोनॉमिक्स नाइन पढ़ देख दिए लगता है। के अरे, मेरा कठोर बच्चा मुद्रा वो है थोड़ा जो विशेष डिस्टर्ब कर आहरण रहा है। अधिकार एसडीआर के लिए परिवर्तनीय नहीं है, तरलता के उच्च स्तर के साथ एक मजबूत मुद्रा के रूप में माना जाता है, 75 तक ही करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही गतिविधियों के सापेक्ष इससे मूल्य में बदलाव नहीं करता, विदेशी मुद्रा बाजार में प्रचुर मात्रा में। बताइए कठोर मुद्रा कौन सा आंसर क्या लिया 58 का? डी सर। क्या है? तुक्का लगा है सर डी। आंसर देख के बताइए क्या है, 58 का क्या है? पीडीएफ खोलना पड़ेगा। तो खोलिए, सीधे ऐसे बैठे रहते हैं क्या? पीडीएफ खोल के बैठिए। सर आंसर वाला पीडीएफ बी खोल सही के है, ठीक है। बैठे। तरल, हाँ, तरलता के उच्च सर स्तर के थोड़ा सा साथ एक देखिएगा मजबूत सर, मुद्रा के रूप में 5 माना मिनट जाता हम है, आ ठीक रहे है। हैं। ठीक है, चलिए आमतौर पे सरकार विनिवेश की नीति लागू करती है, ठीक है। क्यों लागू करती है तो ध्यान में रखेंगे, क्यों लागू करती है तो आपको ध्यान, गैर आवश्यक सेवाओं के, ठीक है, गैर आवश्यक सेवाओं के अराजनीतिकरण के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो आमतौर पे सरकार विनिवेश की नीति क्यों लागू करती है तो गैर आवश्यक सेवाओं के, ठीक है, अराजनीतिकरण के लिए, ठीक है। ध्यान, सॉरी, 4 आंसर लिया है ना, 59 का मतलब ऑप्शन के 4 है, ठीक है। तो 59 गैर का डी। आवश्यक राजनीति के, बिल्कुल ठीक है, अराजनीतिक कारण के लिए भी सही है, सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए भी सही है, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन का परिचय देने के लिए भी सही है, और साथ में स्वामित्व के व्यापार हिस्से में प्रोत्साहन करने के लिए भी सही है, ठीक है। सारे के सारे 4 कथन सही, इसीलिए सरकार जो विनिवेश की नीति को लागू करती है, ठीक है। निवेश का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है, विनिवेश का मतलब है डी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसलिए मतलब सरकार इन चीजों का मतलब क्या करती है, लागू करती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। सकारात्मक व्यापार
संतुलन वाला राष्ट्र ही विकसित देश मतलब क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, ध्यान में, बन सकता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था के उच्च सार्वजनिक ऋण हमेशा हानिकारक होती है। तो बताइए ऊपर दिए हुए कितने कथन गलत है। ठीक है, तो बात करें कितने गलत गलत है, तो सी। ठीक है, सभी 3 कथन क्या है, गलत है। ठीक है, सारे के सारे सी जी कथन जो मतलब सारे के सारे तीनों कथन क्या है, गलत है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ये भी गलत है। ठीक है, सकारात्मक कभी अच्छी नहीं हो सकती किसी सकारात्मक व्यापार संतुलन वाला राष्ट्र की विकसित देश बन सकता है, नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। किसी अर्थव्यवस्था के लिए उच्च सार्वजनिक ऋण हमेशा हानिकारक होता है, ये भी गलत है। सारे के सारे तीनों कितने कथन गलत है, तो सभी तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलिए, किस देश का भुगतान संतुलन अब संतुलन में होता है। किसी देश का भुगतान संतुलन तब संतुलन में होता है जब क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या होता है, मतलब उसका घरेलू घरेलू मुद्रा मुद्रा की मांग मांग इसकी की आपूर्ति के आपूर्ति मतलब क्या हो बराबर जाता है, होती बराबर हो जाता है। घरेलू मुद्रा की है। मांग जी इसकी आपूर्ति के मतलब क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसी बाजार संरचना जी के बाजार का वक्र फर्म में मांग वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। इस बाजार संरचना में बाजार का मांग वक्र फर्म के मांग वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एकाधिकार। एकाधिकार। क्या हो जाएगा, एकाधिकार। ठीक है, एकाधिकार बाजार संरचना में बाजार का मांग वक्र फर्म के मांग की वक्र के रूप में क्या होता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय प्रोत्साहन का उचित वर्णन करता है। ठीक है, तो क्या करता है, तो इसका उचित वर्णन कौन करता है, तो यह देश के आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के लिए एक मतलब सकारात्मक क्या है, कार्यवाही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय प्रोत्साहन को उचित वर्णन करता है, तो देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की गहन क्या है, सकारात्मक मतलब क्या है, कार्यवाही है। ठीक है, आगे चलेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के प्रयोजन के लिए प्रमुख मुद्रास्फीति उपाय के लिए, ठीक है, सीपीआई संयुक्त का उपयोग करती है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या समय के साथ औद्योगिक श्रमिकों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु और सेवाओं के एक निश्चित टोकरी की कीमतों में बदलाव को मापती है। ठीक है, तो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कौन सा कथन सही है, तो आप देखेंगे 1 और 2 दोनों कथन जो है इसमें क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के परिणाम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के परिणाम के रूप में किसे जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे मुद्रा का मूल्य ह्रास, ये भी सही है। महंगाई में कर्जदारों को नुकसान होता है और उधारदाताओं का मतलब फायदा होता है। ठीक है, ये गलत है। ये गलत है। ठीक है, मजदूरी जी का नाम मात्र का मूल्य बढ़ता है, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, महंगाई में जी कर्जदारों को नुकसान नहीं होता, कर्जदार जो कर्ज जो जी ले रखे ऋणदाताओं हैं, को ठीक है, फायदा होता है। हाँ बिल्कुल, उनको मतलब क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, उधारदाताओं का मतलब क्या होता है, फायदा नहीं होता, उनको मतलब नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे मुद्रास्फीति नहीं था तो आपने मुझे 10 रुपया दिया। ठीक है, तो 10 रुपया का कीमत उस समय अधिक था। ठीक है, उस समय 10 रुपया में बहुत कुछ मिल जाता था। लेकिन जब मुद्रास्फीति जब देश में आ गई, ठीक है, तो आपने जो 10 रुपया जो मुझे दे रखा था, हम बोलेंगे भाई साहब तुम ऐसा करो, आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। लेकिन 10 रुपया का मुद्रा उस समय क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, कम हो जाएगा, डिवैल्यूएट हो जाएगी। ठीक है, 10 रुपया में कम समय में आएगा। तो ऐसे करके जो कर्जदार जो रहेंगे उनको फायदा होगा, ना कि नुकसान होगा। और जो उधारदाता जो रहेंगे, जो मतलब देने वाला जो रहेंगे, उनको मतलब क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उल्टा कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आर्थिक जी सर। विकास समान आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ठीक है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, क्यों होता है, ठीक है, अस्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के मुद्रास्फीति के कारण। कारण। ठीक है, मुद्रास्फीति जनित मंदी के कारण या फिर अस्फीति के कारण, क्या आंसर दिया है इसका, मुद्रास्फीति के कारण सर। बिल्कुल मुद्रास्फीति के साथ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, मुद्रास्फीति के साथ होता है। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन छात्रवृत्ति आदि को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा बताइए, क्यों नहीं करेंगे, क्या आंसर हस्तांतरण इसका, भुगतान के कारण। बिल्कुल हस्तांतरण भुगतान के हस्तांतरण कारण। भुगतान के कारण। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान के कारण इसको नहीं शामिल करेंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आय में, ठीक है, पेंशन को, वृद्धावस्था पेंशन को, छात्रवृत्ति आदि को शामिल नहीं करते। ठीक है, राष्ट्रीय आय में ये शामिल नहीं आते। रीजन क्या, हस्तांतरण भुगतान है। ठीक है, चलिए, किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है, क्या बताएंगे, किसी अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक जनता निम्नलिखित में किसके साथ बढ़ता है, ठीक है, बताइए, जनता की जनता बैंकिंग के आदतों बैंकिंग के आदतों साथ। के ठीक है, विरुद्ध जनता के बैंकिंग आदतों के साथ मतलब क्या होगा, मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से वृद्धि किसके होगा। साथ बढ़ेगा, तो ध्यान में इसको रखेंगे, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। मांग घाटे को ठीक करने के लिए वित्तीय उपाय क्या है बताइए, मांग घाटे को ठीक करने के लिए वित्तीय उपाय क्या है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या करों में कटौती है, सार्वजनिक ऋण में कमी है, या फिर घाटों का मतलब वित्त पोषण, या फिर उपयुक्त सभी, बताइए। व्यय में वृद्धि करेगा, टैक्स में कटौती। क्या लिया है, सर डी लिया है।
बिल्कुल सारे के सारे। जी सर, दे लिया है। बिल्कुल ठीक है। मांग घाटे को ठीक करने के लिए वित्तीय उपाय क्या है? तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कटौती, सार्वजनिक ऋण में कमी, घाटे का वित्त पोषण, सारे के सारे सही। इनमें से कौन पूंजी खाता में शामिल नहीं है? बताइए, इनमें से कौन पूंजी खाता में सर? निजी निजी प्रेषण जो है आपका पूंजी निजी खाता में प्रेषण। नहीं शामिल है। ठीक है, निजी प्रेषण जो है आपका पूंजी खाता में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल नहीं है? मतलब एफडीआई में कौन शामिल नहीं है? बताइए, कौन एफडीआई में नहीं शामिल किया जाता है? फॉरेन डायरेक्ट अनिवासी इन्वेस्टमेंट। विदेशी जमा सर। अनिवासी बिल्कुल, विदेशी अनिवासी जमा। विदेशी जमा मतलब अनिवासी भारत के विदेशी जमा। बाहर के लोग हैं। ठीक है, मतलब एनआरआई मान लीजिए कोई भारत में नहीं रहता, उसने जो जमा जो कर रखे हैं, मतलब ऐसे लोग जो भारत में नहीं रहते हैं, विदेशी लोग हैं, उन्होंने भारत में जो जमा जो कर रखे हैं, उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करते। ठीक है, उसको मतलब क्या करते हैं? ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई में शामिल। जैसे मान लीजिए आप अमेरिका के निवासी हो, ठीक है, मतलब अमेरिका का आपके पास है, आपने भारत में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, तो उसको हम लोग एफडीआई में नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जब मन करेगा तब वो पैसा को निकाल जी सर। सकते हो। ठीक है, इसी को हॉट मनी भी बोलते हैं। कभी कभी हॉट मनी क्या होता है, वो जी। आता है किसी वजह से मार्केट में, अब बहुत तेजी से चला जाता है। जैसे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में मैंने क्या टीसीएस का शेयर खरीद लिया, 5 मिलियन डॉलर का खरीद लिया। ठीक है, मुझे प्रॉफिट होगा, हम तुरंत पैसा को जी। निकाल लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रुपये की मजबूती में योगदान कर सकता है? बताइए, मजबूत विदेश पूंजी प्रभाव, ठीक है, उच्च चालू खाता घाटा, अन्य देशों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति, या फिर मतलब विस्तारवादी मौद्रिक नीति। ठीक है, बताइए, रुपये की मजबूती में मतलब कौन योगदान कर सकता है? तो क्या बताएंगे? विस्तारवादी। बिल्कुल ठीक है, क्या हो जाएगा? मजबूत विदेशी पूंजी निर्वाह। गलत देख के मत बोलिए। ठीक है, मजबूत विदेशी पूंजी प्रवाह। ठीक है, आंसर बोला देख के बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सकारक रुपये अच्छा। की मजबूती में योगदान कर सकता है? मजबूत विदेशी पूंजी प्रभाव। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय है? ठीक है, सरकारी व्यय कौन है? बताइए, कौन सा इनमें से सरकारी व्यय? तो सारे के सारे सरकारी, उपभोग के रूप में वर्गीकृत सभी हुए, सर, निवेश सभी। और पूंजी निर्माण के रूप में वे, सरकार चलाने पे वे, और सारे के सारे वे जो है आपको सरकारी वे में आपके शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्या 74 नंबर क्या है? भारत में निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने या मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो सिंपल सा, ये तो सबसे आसान प्रश्न है आजकल का। ठीक है, आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक का ही काम है का मुद्रास्फीति को जी। कंट्रोल करना और सर मूल्य स्थिरता को मतलब बना के रखना किसका काम है? आरबीआई का काम है। निम्नलिखित पर विचार करना, बैंक दर, ओपन मार्केट, ठीक है, ऑपरेशंस, सार्वजनिक ऋण, लोक राजस्व, ठीक है, उपयुक्त में से कितने मौद्रिक नीति के घटक है? ठीक है, कितने हैं? 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन कौन है? बताइए, कितने 2 पूछ रहा है? सर। केवल एक। ठीक है, क्या है? दो दो दो, केवल केवल दो। 2। तो केवल दो में कौन कौन शामिल हो जाएगा केवल दो में? अच्छा, केवल दो पूछ रहा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यही होगा। जोड़ी तो नहीं पूछा, उपयुक्त में से कितने? हम्म। नहीं नहीं, तो ये मतलब ज्यादा सही होगा। मतलब केवल दो कहने का मतलब इसमें दो कोई सही है। बताइए कौन कौन सही है दो? सर बीसी। खुले बाजार के संचालन मौद्रिक नीति के घटक तो सही है। इसमें नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, रेपो दर, आरक्षित रेपो दर, खुले बाजार का संचालन मौद्रिक नीति के घटक शामिल है। तो ये तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस तो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यही सही है। ठीक है, 20 सही है। ठीक है, बाकी जो आप 75 क्वेश्चन को बाद में करेंगे या फिर स्किप करेंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा दिमाग लगाने से बहुत ज्यादा फायदा हमें नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना 75 क्वेश्चन को कर लिया। अगर इच्छा होगी तो बाद में बाकी क्वेश्चन को भी कर लिया जाएगा। ठीक है।